चलिए भैया, तो अभी अपन करने वाले हैं AS9, नाम है इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या नाम है इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट एएस टाइप में है रियल लाइफ के हिसाब से कि आपको रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए। तुम तो एकदम सिंपल बोलो, जब सब पैसा मिल गया तब रेवेन्यू बुक कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है? तुम मुझे बताना ये आपको कब करना चाहिए। मैंने क्या बोला, हर एएस के पीछे एक स्टोरी होती है। ऐसे तो आता नहीं कि ऐसे मुंह उठाया और चला आया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी होगी। क्या स्टोरी, वो समझ लेते हैं। पहले ये समझते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्यों इसके लिए एएस आया। ठीक है, चलो करें शुरू। तुम लोगों ने हमारे क्लास में एडमिशन लिया, मान लो तुमने 12th पास की, तुम्हारे डैडी साथ में आए, बोलते सर ये सीए में कितना खर्चा आएगा। मैंने बोला देखो 3 लेवल होते हैं, पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटर और तीसरा होता है फाइनल। अच्छा फाउंडेशन कितना खर्चा? मैंने बोला फाउंडेशन का 50,000 रुपये खर्चा। बोला ठीक है। इंटर का कितना खर्चा? इंटर का बोला 1 लाख रुपए खर्चा। बोला ओके। और फाइनल का मैंने बोला 2 लाख रुपया। बोला ठीक है। तो तुम बोल रहे 2 लाख, 1 लाख और 50,000, मतलब 3.5 लाख होता है, बराबर ना? ये लो 4 लाख रुपया। ठीक है, मेरा बच्चा आपको दे रहा हूँ, सीए बना के बाहर निकालना। अब आती लक्ष्मी को मना करते, लाओ सर, ले लिया फट से, बराबर है। तो इस साल मैंने 4 लाख रुपए रिसीव कर लिए। कोर्स सीए का मान लेते हैं टोटल मिला के 4.5 साल का कोर्स है, बराबर है। तो अभी मैं इस साल कितना रेवेन्यू बुक करें? क्या बोला, समझ में आया? इस साल में कितना रेवेन्यू बुक करें, क्या बोला तुमको समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हुआ है, बराबर ना? हाँ मुन्ना बोलो। 50,000 बुक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स मैंने अभी शुरू किया है, ईयर एंड मतलब 1 मार्च से ही शुरू किया है, ये भी मान लेते हैं। और अभी 31 मार्च को रेवेन्यू बुक करना है, मतलब मोटा मोटी 1 महीना ही हुआ है। और फाउंडेशन कोर्स 5 महीने चलता है। अभी 80 करूंगा, ठीक। 10 होगा, 50, डिवाइड कर लेते, ठीक। करने नहीं है, बढ़िया। 10, 10, 50, चलो बस इतना ही पूछता हूँ। तो मुझे 3 आंसर मिल गए, मतलब 7-8 लोगों में 3 आंसर मिल गए। कितने आंसर मिल गए? 3। एक लोग बोलते हैं रेवेन्यू बुक ही मत करो, ठीक है। एक बोलते सर 10,000 ही करो, और एक बोलते 50 ही करो। शायद मैं थोड़ा और इधर पूछता तो बोलते सर 4.5 लाख कर लो, क्योंकि एडमिशन तो हो ही चुका है ना, तो बात खत्म हो गई, अब क्या है। तो बोलते सर एक काम करो ना, डिवाइड बाय 4.5 साल कर लो, मतलब जो भी है, तो उतना प्रपोस्टेड बुक हो जाएगा उस साल का। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मुझे एक आंसर मिल गई, 5-6 मिल सकते हैं, 5-6। अब आप ये समझिए कि आप सब कंपनीज हो और सबके सामने ऐसा चीज हुआ है। ऐसे वाले केस में ये तो रेवेन्यू बुक ही नहीं करता, इसी कंपनी तो लॉस में दिखेगी इस साल के लिए। इसका पूरा 50,000 रुपये दिखेगी और इसका 10,000 रुपये रेवेन्यू दिखाएगा। मान लो ये करोड़ में है और सामने खर्चा हो रहा है, तो जब ये रहने प्रॉफिट आएगा तो ये तो लॉस में आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा प्रॉफिट में आएगा और ये थोड़ी कम प्रॉफिट में आएगा। अब एज अ इन्वेस्टर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आप सभी कंपनियां लिस्टेड है और अब मुझे एज अ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें करेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेगा, बराबर है। और इसमें बेचारे जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो लोग हट जाएंगे, पर जब नेक्स्ट ईयर ये रेवेन्यू बुक करेगा तो उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसने पहले साल में किया ही नहीं था। तो जो लोगों ने शेयर बेचे होंगे वो तो बोलेंगे ये क्या हो गया, क्योंकि अब वो शेयर जो आपने सस्ते में बेचा उसकी प्राइस हाई हो चुकी है। तो वो सर पे हाथ के रो रहे होगे, अरे भाई हमने ये क्या कर लिया, हमारे सारा पैसा डूब गया, बराबर ना? अभी मान लो तुम में से कोई बच्चा है, वो टेस्ट में 0 मार्क्स लेके आ रहा है, बराबर है। तो मुझे लगता क्या घटिया बच्चा, निकाल देते इसको, और मैंने निकाल दिया यहाँ से, मान लेते हैं, ठीक है। और अच्छा वो बच्चा 0 क्यों लिखा था, वो पढ़ ही नहीं रहा था, उसका तैयारी कुछ और ही था, और मैंने उसको निकाल दिया। 2 महीने बाद वो किसी और क्लास में चला गया और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आ गया। तो मैं तो सर पे आते रहूंगा ना कि भाई साहब मैंने ये क्या कर दिया। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हुई कि नहीं हुई? हुई। तो जैसे इसने रेवेन्यू बुक ही नहीं किया, तो मैंने, मेरे पास जो शेयर्स थे मैंने बेच दिए। 2 साल के बाद इसने पूरा रेवेन्यू बुक कर लिया, तो उस टाइम इसका प्रॉफिट एकदम हाई हो जाएगा, और जब हाई होगा तो शेयर की प्राइस भी हाई हो जाएगी। अब मैं रो रहा हूँ कि मैंने इतने सस्ते में बेचे शेयर और इतने बढ़िया कंपनी थी, ये गड़बड़ होगी मुझसे। तो आप मुझे बताइए, क्या रेवेन्यू बुक करना इतना सिंपल है? चलो एक और केस ले लेते हैं।
मान लो मैं विजय सेल्स वाला, मानो मैं विजय सेल्स वाला, जानते हो सब लोग विजय सेल्स को। तो तुम मेरे पास एक एसी लेने आ गए। अब मान लेते हैं ये उज्जवल आ गया मेरे पास में एसी लेने के लिए, सर मैं मुझे एसी चाहिए। मैंने कहा आ जा बेटा, ये आ गया एसी, दिखा सर ये वाला गोदरेज का अच्छा लगता है, कितने का है? मैंने बोला 50,000 रुपए का। तो ठीक है सर, मैं अभी कल पापा को लेकर आता हूँ और बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 30 मार्च को ये आया था, 31 मार्च को इससे पापा आ गए। पापा बोलता है कि कितने का एसी? मतलब 50 का। कम कम करो कम करो। मैंने कहा कितना? जब 45। मैंने चलो ठीक है आपके लिए कर लिया। तो बोला ये लो 1000 रुपये एडवांस, बाकी पैसे मैं बाद में देता हूँ। क्यों? बोला अभी तो मैं कैश लेके थोड़ी घूमता हूँ, तो अभी उधर पड़ा पाइंदर पड़ा है, तो पाइंदर में जाऊंगा फिर कैश लूंगा, फिर बात होगी। मुझे चलो ठीक है, 1000 रुपये एडवांस दे दिया मुझे। फिर 2 अप्रैल को ये वापस मेरे पास आते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा दे देते हैं और मैं एसी डिलीवर करा देता हूँ। अच्छा, एसी इंस्टॉल होता है 4 दिन के बाद में, उसके बाद में इसकी वारंटी 2 साल की है। तो इसके पापा ने मुझे 1000 रुपये दिया था 31 मार्च को, और बचा हुआ जो पैसा था वो मुझे दिया 2 अप्रैल को, और उसकी वारंटी खत्म होती है 2 साल बाद। तो ऐसे वाले केस में मुझे रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? 31 मार्च को ना, सबसे पहले 30 मार्च को जिस दिन ये आया, 31 मार्च को जिस दिन पापा ने एडवांस दिया, 2 अप्रैल को जिस दिन पूरा पेमेंट मिला, या 2 साल बाद जब वारंटी खत्म होती है। अब इनकी बारी, बोलो मैडम आपके हिसाब से कब करना चाहिए? कौन से वाले? पैसे तो अलग डेट पे दिए, 31 मार्च को कब करना चाहिए? सारे पैसे दिए। 2 लोगों में मुझे 2 आंसर मिल गए। 31 मार्च को ये तो बोले 31 मार्च को आप बुक कर लो, तो इसका 31 मार्च का रेवेन्यू पूरा आ जाएगा। और ये बोली जब आपने पूरा पैसा मिला 2 अप्रैल को, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो उस टाइम पे आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? एक तरफ विजय सेल्स है, एक तरफ रिलायंस डिजिटल है, दोनों सेम काम कर रही है। तो एक का तो 31 मार्च का सेल एकदम हाई होगा, एक का इतना सेल होगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसका तो फाइनेंशियल अलग हो गया ना, काम तो सेम किया है। तो जितना आप सिंपल समझ रहे थे, क्या उतना ये चीज है कि नहीं है, पहले तो वो बता। तो क्या इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ होना चाहिए जिससे सब लोग सेम फॉलो करेंगे? फिर आप नहीं बोल सकते मेरी मर्जी, ये आप नहीं बोल सकते। अभी बोला तो ये बोला मेरी मर्जी सर, नहीं करना रेवेन्यू बुक, क्यों करूं? ये बोला मैं 10,000 करूंगा सर, ये बोला 50 ही करूंगा। ये बोला नहीं नहीं सर, एडवांस दिया, बुकिंग होगी तो रेवेन्यू उसी साल होना चाहिए। बोला सर एडवांस से क्या होता है, अब पैसा तो आया ही नहीं, अगले साल करेंगे। बोला ऐसा क्यों? मेरी मर्जी। आपने कुछ बताया क्या, कोई रूल है क्या? नहीं ना, मेरी मर्जी। मैं तुमसे पूछूं ये लाल कलर का टी शर्ट क्यों पहना है? क्यों पहना तुमने लाल कलर का टी शर्ट, बता। हाँ इसकी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, जो पहनना पहनो। आप कौन होते हो? मेरी मर्जी मैं लाल पहनूं, काला पहनूं, पीला पहनूं, गुलाबी पहनूं, बराबर ना, नहीं भी पहनूं। मेरी मर्जी। आप कौन होते हो बोलने वाले? हाँ अगर आप बोलते कि आज क्या मंडे है और मंडे को ये कलर का टी शर्ट पहनना और ये रूल होता तो मैं पहन के आता, तो आप मुझे बोल सकते थे सर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आप कैसे बोल दिए? बराबर ना? क्या बोला, समझ में आया? तो क्या ऐसा रूल लाना पड़ेगा? नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अपने लिए एक ही रूल लेके आएंगे, बिना कपड़ों के नहीं आना है, ठीक है? बाकी कलर कोई भी पहनो। अरे समझे मैं क्या बोला? तो यहाँ पे अपने को ऐसा करना पड़ेगा, बराबर है? ये भाभी तो इमेजिनेशन करने लग गया कि बिना कपड़ों कैसा लगता होगा। हाँ? बोला ऐसा सुगड़ा हुआ है, वो सीधा हड्डी दिखती होगी अंदर से, है? नहीं, अब मैं तुझसे भी पतला था, पता है? देखा, सब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है तुमको। मेरी घरवाली ने नहीं देखा होगा, तुमने देखा होगा, क्या ही करने का। चलो डन। तो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि AS9 में रेवेन्यू कैसे डिसाइड होगा। तो अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हमको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि किस तरह से रेवेन्यू डिसाइड होता है। पहली चीज, रेवेन्यू अलग टाइप के होते हैं, तो ये सब रेवेन्यू की बात नहीं करता है, सीधा करते हैं बात। बहुत सारी चीजों में रेवेन्यू होता है, यहाँ पे हम सब रेवेन्यू सब इनकम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3 पर्टिकुलर बात करेंगे। पहला सेल ऑफ गुड्स, दूसरा सेल ऑफ सर्विस, और तीसरा अदर आइटम। अदर आइटम में ओनली 3 आइटम, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। मतलब असेट बेचने पे अगर कोई गेन होता है तो वो इसमें कवर होगा, फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन होने से गेन होता है तो वो इसमें कवर होगा। इसका मतलब इसमें हर चीज कवर नहीं है, इसमें लिमिटेड चीजें बात करेंगे। तो 3 चीजें हैं, बट तीनों मेन है जो मोस्टली चीजें होती है, जैसे सेल ऑफ गुड्स,
ऑब्वियसली मोस्टली होता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं हर इंसान सेल ऑफ गुड्स करता होगा। मैं क्या बेच रहा हूं, मैं तो कुछ बेच ही नहीं रहा हूं, लेट क्यों हो? अरे यार, क्या बोला, समझ में आया? तो सेल ऑफ गुड्स है, दूसरा है सेल ऑफ सर्विस, और तीसरा है अदर आइटम। इसमें तीन चीजें, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज। पहले हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स की बेटा। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल रहे हो, कमोडिटीज या जो भी तुम बोलो, जिसका आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेल परचेज करते हो, सिंपल वर्ड में। तो अगर मैं किसी चीज का सेल परचेज कर रहा हूं तो उसे मैं गुड्स बोलूंगा, जिस चीज से कर रहा हूं। उसको जब मैं सेल करता हूं तो मुझे कब बुक करना चाहिए? जैसे विजय सेल की बात की अपन ने, और मान लो कोई किराने वाला है या कोई भी दूसरा दुकान वाला है, तो वो कैसे अपना रेवेन्यू बुक करेगा? तो ये बोलता है, ध्यान से सुनना, हर केस में सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। आप पर्टिकुलर ऐसा रूल लेके नहीं आ सकते, इस तरह करना चाहिए, सबका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग होते हैं। तो इसने एक बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। इसने बोला पहली चीज, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, कि जो चीज है वो पहली चीज सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अब सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली हमेशा होनी चाहिए। कई बार लीगल वे भी से हो गया तो काम हो गया, अपने को समझ में आना चाहिए अपना कंट्रोल अब उस पर नहीं रहा, सिंपल। नंबर 2, उसके रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब सेल कर रहे हो तो उसके जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेंगे वो भी आपको सामने वाले को ट्रांसफर करने चाहिए, तब माना जाएगा सेल। अब क्या मतलब होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड? आप में से कोई बता सकता है मुझे? किसी चीज के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि अगर आप लेके आ गए एंड वो गुड्स गिर गया, बराबर है, तो नुकसान सामने वाले का नहीं है, तुम्हारा है, और उससे कोई फायदा होगा वो भी अब तुमको ही होगा। क्या बोला, समझ में आया? अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल तू विजय सेल्स में गया, अब एक फोन था, तूने वो फोन देखा, क्या बोला, समझ में आया? फोन देखते देखते वो फोन तुझसे गिर गया, मुझे बता, इस जब ये फोन गिरा तो क्या रिस्क रिवॉर्ड तुमको ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए बेटा। तुम बोलो सर हो गए, नहीं हुए, क्यों बताए? तो बोलेगा सॉरी अंकल, वो बोले नहीं नहीं सॉरी नहीं चलेगा पैसे पर। अंकल वो तो नहीं है, दो थप्पड़ मार दो, दो थप्पड़ मार दो, पुलिस में दे दो, 50,000 फोन का पैसा दूंगा, इससे अच्छा पुलिस को 2,000 रुपये दूंगा। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या तुम उस फोन को खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। अब मान लेते, थोड़ा इज्जत से बात करते हैं, आईफोन 16 प्रो था, बराबर ना, वो तुमसे गिर गया और मान लो डैमेज हो गया, तो क्या सच में तुम दिमाग लॉजिकली सोचोगे सच में आप खरीदोगे? क्या तुम्हारे पापा जी आगे खरीदेंगे उधर जाके, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं 16 प्रो ना ले लेते हैं, बाद में ठीक कर ना, मारना है तो मार, मैं रोऊंगा उधर, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं मार नहीं खाऊंगा, मैं पुलिस में भी चला जाऊंगा, बाद में दोस्त निकाल देगा पैसे, या सबको फोन करूंगा, 1,000 रुपए लेके आएंगे मुझे निकाल देंगे, पर मैं फोन तो लूंगा। 1.5 लाख की अपनी औकात नहीं है, अभी तो नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? तो मुझे बताओ क्या वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए? नहीं। तो इसे फोन देखने से तुम्हारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते। पर सपोज करना तुमने वो फोन के पैसे दे दिए, तो तुम बाहर आके या अंदर भी हो, पैसे तुमने दे दिए, अब तुमसे बाहर आते ही फोन गिर गया, अब तुम नहीं नहीं भैया वापस ले लो ना, क्या बोलेगा? निकल, हो गया, बात खत्म। क्या बोला, समझ में आया? तो इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, अंडरस्टूड? तो ऐसा बोलेंगे जब सामने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब हम सेल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर करना नहीं है। एक लास्ट में दे रखा है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिट्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सेल। अब ये क्या बोला है? हाँ मतलब कि जब आप सेल कर रहे हो तब एक्चुअल में आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये पैसा जो है मिलने के जो चांसेस है उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान है तुम्हारी, या कपड़ों की दुकान है, मान लो कपड़ों की दुकान तुमने ओपन की है, और तुम्हारा कोई दोस्त या कोई रिलेटिव आ जाता है, वो बोलता है भाई ये टी शर्ट तो बढ़िया है, बोला हाँ लेके जाता हूँ, हाँ बोल लेके जाता हूँ, ठीक है, लेके चला गया। अब तुम मुंह देख रहे हो कि पैसा देगा, बट उसने दिया, वो कुछ बोला भी नहीं, तुम भी नहीं बोल पाए शर्म के मारे,
करके चला गया, इसको सेल कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते ना, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। अच्छा कभी कभी थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन, अलग अलग चीजें भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं तुमको सीए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे मैं फीस ले रहा हूँ, बढ़िया बात है। अब योगी सर आए, उनकी साली जी आई, मुझे मुझको भी सीए इंटर करना है, तो आ जाओ बैठो, योगी से बात की, भैया पैसा, अरे चुप बैठना, पढ़ाना उसको तो चुपचाप, पैसे पैसे क्या करते देख लेंगे, पैसे का हिसाब। क्या बोले, समझ में आया? अब हम मना कर सकते? ठीक है, साली जाके पढ़ के चली गई, योगी को बोला पैसा, अबे दे दूंगा, दे दूंगा। अब वो कब देंगे वो तो हमको पता, तो मुझे बताइए, क्या अब यहाँ पे मेरा फीस मिलना सर्टेन है कि अनसर्टेन है? तो अपना एएस बोलता है जब ऐसा केस हो तो आपको रेवेन्यू पहले बुक नहीं करना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में अनसर्टेन है तो। हाँ, बट अगर आपने रेवेन्यू बुक किया तब तो सर्टेन था, बट बाद में अनसर्टेन हो गया तो अलग बात है। जैसे पहले मुझे लगा ये फीस दे देगा तो मैंने इसका रेवेन्यू बुक कर लिया, और बाद में नालायक निकला नहीं दिया, तो अलग बात है, तो फिर मैं सामने प्रोविजन क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? पर जब आप रेवेन्यू बुक कर रहे थे उसी टाइम पे अनसर्टेन था, तो आपको रेवेन्यू बुक ही नहीं करना जब तक मिलता नहीं है, सर्टेन नहीं होता तब तक। क्या बोला, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए आपको, तभी रेवेन्यू बुक करना चाहिए। ये हो गया सेल ऑफ गुड्स के बारे में। अब जैसे सेल ऑफ गुड्स में तो प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है, जैसे ये बोतल बेच रहा हूँ, ये तुमको ट्रांसफर होगी मेरी, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो था वो ट्रांसफर हो गए। अब मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो सर्विस में कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे? जैसे मान लो अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बराबर ना, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। अब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गया, मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड तुमको ट्रांसफर हो गए, कि नहीं नहीं बेटा अब तू फेल नहीं होगा, मेरा डिग्री तेरे को ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, मैं क्या रिस्क तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ? तो रिस्क ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा हूँ नहीं। तो ऐसे वाले केस में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला फंडा यहाँ पे काम ही नहीं आएगा सर्विस के केस में। अब क्या किया जाए? तो अपना इस एस जो है इस बारे में बोलता है कि यहाँ पे जब आप सर्विस देते हो तो आप दो मेथड में से एक मेथड यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज योर कॉल प्रोपोर्शनेट कंप्लीटेशन मेथड, जितना काम कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू बुक कर लो। एंड नंबर टू, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड या कंप्लीटेड सर्विस मेथड, उसमें जब काम खत्म हो जाए तब रेवेन्यू बुक करने का। एक एसी बंद कर लो, रिमोट से पास है, एक आध बंद कर लो, ये वाला बंद कर लो, फिर चालू कर दिया। ले, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे वाले केस में मैं कैसे रेवेन्यू बुक रहा, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं, तो ट्रांसफर हो रहे नहीं। तो मेरे पास में दो मेथड है। पहला, अगर मान लो जैसे मैं जो कोर्स दे रहा हूँ वो लंबा पीरियड का है, ठीक है, तो उसमें मैं कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाला मेथड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो मुझे जब रेवेन्यू तब बुक करना है जब काम कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट तो लेट भी हो सकता है, तो ऐसे वाले केस में मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्टकट वाला यूज करता हूँ, जहां पे मुझे प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू बुक करता हूँ। जैसे मान लो मैंने फीस जो ली है सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों की साथ में ली है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेटली बुक कर लूंगा। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने फाउंडेशन पढ़ा है तो फाउंडेशन का रेवेन्यू, सेकंड ईयर में इंटर पढ़ा तो इंटर का रेवेन्यू। क्या बोला, समझ में आया? पर जहां पे कोर्स की जो टाइम पीरियड छोटा होता है, जैसे मान लो अभी इंटर तुम्हारा छोटा पीरियड है, तो अब इसमें मैं क्या बांटूंगा, 8 महीने 2 महीना ऐसे बांटूंगा क्या? नहीं ना, मतलब भी नहीं है। तो इससे बेटर क्या है, जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे तुम्हारा इंटर कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं रेवेन्यू अपना बुक कर लूंगा। क्या बोला, समझ में आया? तो जब आप सर्विस देते हो तो सर्विस वाले केस में आप दो वे से यूज कर सकते हो, या तो जब काम कंप्लीट हो जाए तब रेवेन्यू बुक कर लो, या फिर प्रोपोर्शनेटली बुक कर लो। अब जहां पे ऑब्वियसली कॉमन सेंस, जहां पे लंबा पीरियड होता होगा वहां पे आप काम कंप्लीट होने का वेट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो वहां पे आप प्रोपोर्शनेट बुक कर लोगे। और जहां पे बड़ा बड़ा काम होता होगा, छोटा काम होता होगा, उसमें आप वेट थोड़ी करोगे ऐसा महीना वाइज बांटने का, नहीं भैया, उसमें जब कंप्लीट होगा तो बुक कर लेना। ठीक है, इसमें भी वही रूल कि जब आप काम कर रहे थे तब आपको उसके रेवेन्यू में अनसर्टेनिटी लगनी चाहिए। तो जब मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूं तो मुझे उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, आपको श्योरिटी होनी चाहिए पैसा मिलेगा। एटलीस्ट लगना तो यही चाहिए, बाद में नालायक पता ही हो जाए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट जब आप दे रहे थे तब आपको ये लेना चाहिए, हाँ भाई ठीक है। ये हो गया नंबर 2 आइटम। नंबर 3, अदर आइटम, जिसमें 3 चीजें हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज।
देखो आगे बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी है, अपन पढ़ेंगे आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। बट अभी के लिए ऐसे मान लो जैसे तुम्हारा वाला केस है, जैसे तुमने मुझे पूछा कि सर मान लो सर्विस कंप्लीट हो रही है मई में और आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है, तो सीधी बात है मैं ऐसा मंथ वाइज बुक करेगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 2 महीने में कंप्लीट ही हो रहा है, तो मैं अगले साल ही बुक करूंगा उसको पैसा। समझ में आया? अब बात करनी है अपने को डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज। डिविडेंड कब बुक करना चाहिए, तो ये बोला डिविडेंड व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश। अब तुम लॉ में पढ़ोगे राइट टू रिसीव कब मिलता है, एनीवन किसी को आइडिया है राइट टू रिसीव कब मिलता है? नहीं, और बताओ किसी को एनीवन आइडिया है, जिसने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा होगा किसी? अगर जिस, हाँ जब डिक्लेयर हो जाए, क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए, तब मिल जाता है, बराबर ना। और सिर्फ डिक्लेयर होने से काम नहीं होगा, अप्रूव भी होना चाहिए, तो डिक्लेरेशन के साथ में जब अप्रूव हो जाएगा तब आपको राइट टू रिसीव मिल जाता है। ठीक है, बाकी आप लॉ में पढ़ोगे, चैप्टर है पूरा तुम्हारा इसके ऊपर। ठीक है, अब ऐसी बात है कि मान लेते हैं किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 मार्च को, बट अप्रूव तो बाद में हुआ है, तो मैं क्या वो डिक्लेयर होने के बेस पे या अक्रूवल बेस पे क्या मैं उस डिविडेंड को बुक कर सकता हूं? आंसर इज नो, उस बेस पे हम बुक नहीं कर सकते। तो राइट टू रिसीव जब मिलेगा उस टाइम पे बुक करना है, अदरवाइज बुक करना नहीं, ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। नॉर्मली इंटरेस्ट को हमेशा टाइम बेसिस पे बुक करना चाहिए। किस बेस पे करना चाहिए? टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है आप समझिए। जैसे मैंने एक एफडी बनाई है, 1 करोड़ की एफडी है, बस उसका जो मैच्योरिटी है वो आज से 5 साल बाद है, और विद इंटरेस्ट मुझे 5 साल बाद मिलेगा। इस साल तो मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, तो क्या मेरी इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में जीरो आएगा? नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे रिसीव होने से मतलब भी नहीं है, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस, टाइम बेसिस पे दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ इंटू, अज्यूम करते हैं 12% का रेट है, तो 1 करोड़ इंटू 12% इंटू 12 महीना, तो साल के एंड में आपको 12 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट नाम से दिखाना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सो दैट इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ योर P&L अकाउंट, अदर इनकम में आ जाएगा, बराबर है, तो वो तुम्हारा इनकम माना जाएगा, और अक्रूड इंटरेस्ट एज असेट आ जाएगा, जो बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। तो इसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी और इसको आपको इनकम शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को हमको चाहे मिला या नहीं मिला डजंट मैटर, आपको एज अक्रूवल बेसिस, ड्यू बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना, टाइम बेसिस, जितना महीने का टाइम हुआ उतने बेस का आप रिकॉर्ड कर लेना। तो मुझे हर साल जितना अक्रूड होगा उतना मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं टाइम बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? टाइम बेसिस। तो मैं ऐसा नहीं कि मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं है तो मैं जीरो इनकम दिखाऊंगा, नहीं भैया, आपको दिखानी पड़ेगी। ये तुम जब पार्टनरशिप में जाओगे किसी कंपनी का या किसी बंदे का जब आप करोगे, तो आपको उसका इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो चेक करना उसकी एफडी वेफडी कुछ की हुई है, क्या की हुई, तो उससे मंगाना रिसिप्ट, और बोलना कब एफडी की थी, वो बोलेगा 1 दिसंबर को, तो बोला ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट अप्रूव हो गया, और उस इंटरेस्ट को अपन एज इनकम शो करेंगे। क्या बोला, समझ में आया तुमको? इस हिसाब से अपने को काम करना। डन। तो चाहे वो मिला नहीं मिला डजंट मैटर, बट अपने को अक्रूवल बेसिस पे बुक करना पड़ेगा, ड्यू बेसिस पे। अब आता है रॉयल्टीज। पहले ये बताओ रॉयल्टीज क्या होती है, क्या समझते हो आप लोग रॉयल्टीज से, बताओ क्या समझते हो तुम लोग रॉयल्टीज से? एनीवन, किसी को आइडिया है रॉयल्टीज क्या होती है? ना, ना भी हिस्सा नहीं। देखो, किसी चीज का राइट मेरा था, बट वो मैं राइट किसी और को दे रहा हूँ, और उसके बदले जो कंसिडरेशन दे रहा हूँ उसके बोलते हैं रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, ये एएस की बुक मैंने बनाई है, तो इसको बेचने का राइट मेरा होना चाहिए, बट मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बेचने का। क्या बोला, समझ में? मैं कहाँ पब्लिकेशन करूँ, पब्लिश करूँ और फिर सेल करूँ और साइट पे डालू और डिस्काउंट दूँ और ये करूँ, कौन करेगा? फिर पब्लिकेशन वाला आया मेरे पास में जो एक बुक पब्लिश करता है, बोला सर आपकी बुक तो बहुत बढ़िया है। हमने बोला हाँ, तो एक काम करो, आप बेचते क्यों नहीं हो? मैंने बोला किसके पास टाइम है? तो बोला सर मैं बेचू आपके बिहाफ पे। मैंने बोला बेच दो, मुझे क्या मिलेगा? तो बोलेगा आपको सर है ना, मैं साल का 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो बढ़िया। या ऐसे ही बोल सकते सर आपको हर बुक सेल होने पे 2 रुपए दे दूंगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये राइट जो बेचने का था ये मेरा था ना, बट मैंने अपना राइट किसी और को दे दिया, तो अब उधर से जो पैसा ले रहा हूं उसे क्या बोलते हैं अपन प्यार से? रॉयल्टीज।
मुन्ना क्या बोला, समझ में आया? ये बेचने का राइट किसका था? मेरा था। आपने कोई गाना लिख दिया बढ़िया एकदम अब तोड़ वाला, ठीक है, जोरदार वाला। अब वो गाना गाने का राइट तुम्हारा होता है या गाना बेचने का राइट भी तुम्हारा होता है, पर तुमने बोला नहीं नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, तो तुमने अपना ये राइट किसी और को दे दिया, मान लो टी सीरीज को दे दिया। अब टी सीरीज उसके ऊपर गाना बनवा के किसी सिंगर से बनवा के बेचेगा, तो तुम फ्री में थोड़ी दोगे, तुमको पता है ना अपनी वैल्यू क्या है, अपना क्या बनाया अपन ने। वो यो वाला क्या बोलता है, कुछ हिप हॉप वाला, बराबर ना? तो तुमने ऐसा बढ़िया वाला बनाया है, तो अब तुम क्या अपना राइट फ्री में उसको दोगे? नहीं। तो आप जो बदले में पैसा लोगे, या तो सेल कर दे, सेल मतलब वन टाइम, फिर तू बस एक बार सेल हो गया, फिर तू मैं कुछ नहीं ऐसा। और तुम बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पता है 10 साल चलेगा गाना, बराबर ना? और ज्यादा भी हिट हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर तुमने रिस्क, तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि भाई साहब ये गाना का मैं अपना राइट तुमको दे रहा हूँ, बराबर है? 5 साल तक आप ये गाना टी सीरीज पे करवा सकते हो बढ़िया, जो भी सिंगर चाहिए उससे गवाते रहो, तो मुझे इतना पैसा चाहिए इसके बदले में। और टी सीरीज मान जाती है कि हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो बदले में पैसा मिल रहा है क्या होगा? रॉयल्टीज। जो रॉयल्टीज होता है ना, जैसे मैंने बोला मेरा एएस का बुक बेच रहा हूँ, तो अगर मैंने रॉयल्टीज का डील किया है, मतलब मुझे सामने वाले से डील हुआ है कि साल का 10 लाख रुपए मिलेगा, तो मैं उसको कैसे बुक करूंगा? तो ये बोलता है कि जो रॉयल्टीज वाला पार्ट होता है ना, वो हमेशा बुक होता है अक्रूवल बेसिस पे। किस पे होता है? अक्रूवल, मतलब वो पैसा मिला या ना मिला डजंट मैटर, बट आपने जब कमा लिया है तो आपको रिकॉर्ड करना है, बट डिपेंड करता है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो भी ध्यान में रखना। फिर क्यों? बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से हम टोटल यहाँ पे 3 चीजें देख रहे हैं। पहला है सेल ऑफ गुड्स, दूसरा है सेल ऑफ सर्विस, और तीसरे आइटम में आपने बस 3 और चीजें हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टीज। बस ये एएस इनकी ही बात करेगा, इसके अलावा कोई बात करता? तो ये एएस किंग के बारे में बात नहीं करता है, वो भी देख लो। अच्छा, पहले ये पढ़ता है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां पे उनकी इनकम तो होती है बट एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, वहां पे भी तो रेवेन्यू हो रहा है तुम्हारा, वहां पे सर्विस दे रहे हो, बट वहां पे उसका मेथड काम आएगा, जो परसेंटेज कंप्लीटेशन मेथड होता है वही काम आएगा वहां पे। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज और लीज असेट, तो उसमें ये 19 बना हुआ अपना अलग से, तो वो अलग काम आएगा। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, तो उसके लिए अलग से एस बना हुआ है, एस 12 वहां पे काम आएगा। या तुम इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तुमको इनकम मिला, तो उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है। तो ये 4 चीजों पे ये एस एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अब कुछ एग्जांपल है जहां पे मैंने पहले ही बोला कि ये ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो इंक्लूड हो गया वो हमने बात कर ली। यहाँ पे 3 चीजें इंक्लूड है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, अदर आइटम में 3 चीजें बस, तो बाकी चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सा? देखो, रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम होल्डिंग ऑफ नॉन करंट असेट, सेल और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। इसने 2 एग्जांपल दिए हैं। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये बोलता है कि मान लो आपकी कोई करंट असेट है, ठीक है, या फिक्स असेट कोई भी मान लो, और उसमें कोई वैल्यू चेंज होता है, उसको अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक लैंड पड़ा था पालघर में, बराबर है, बोईसर में, तो मेरे पास एक लैंड था, मैंने ले लिया था ऐसे ही। तो वो सस्ता लैंड मिलता है, मान लो 20 लाख में मुझे मिल गया, तो 20 लाख में छोटा लैंड मैंने ले लिया वहां पे। अभी क्या हुआ, थोड़ी दिन के बाद वहां पे न्यूज आती है कि मोदी जी ने बोला है कि मेरे लैंड के जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन बनेगा, बराबर है, जो कि पूरे बॉम्बे को कनेक्ट करेगा उधर। या मान लो उधर एयरपोर्ट आएगा, तो मुझे तो क्या मेरी लैंड की वैल्यू उतनी होगी, बढ़ जाएगी? अच्छा, थोड़ी बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, तो गेन हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस गेन को इसमें कंसीडर करेंगे? नहीं। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या ये गेन इसमें कवर होता है? नहीं होता है, तो ये गेन इसमें कवर होगा नहीं। इसी तरह से मान लो मेरे बुक्स में कोई चीज दिख रही थी और मैंने उसको रीवैल्यू किया, क्या किया उसको? अलग अलग एएस के हिसाब से होता है, जैसे एएस 10 के हिसाब से भी होता है, या इंपेयरमेंट भी करते हो, तो उसकी वजह से मुझे गेन या लॉस हो गया, तो वो भी इसमें कवर होता नहीं है। या फिर मान लो आपने आपकी कोई ऑब्लिगेशन थी, आपने उसको सस्ते में सेटलमेंट किया। जैसे मान लो क्रेडिटर था मेरा, 1 लाख रुपया मांग रहा था, मैंने उसको 90,000 में सेटलमेंट कर लिया, तो 10 का डिस्काउंट हुआ, क्या वो इसमें कवर होता है? नहीं। ठीक है, तो ये आपको, अच्छा मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी पड़ी थी, या मतलब मान लो मेरा कोई फॉरेन में कोई डेटर्स था, तो उसकी वैल्यू रीवैल्यू हो गया, मतलब उसका वैल्यू ऊपर नीचे हो गया फॉरेन करेंसी का, तो उसकी वजह से वो अमाउंट भी ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें जो गेन हुआ क्या वो इसमें कंसिडर होता है? नहीं। उसके लिए अलग से एएस बना हुआ है, एएस 11 पढ़ेंगे अपन। ठीक है,
इसके अलावा मान लो अगर कोई नेचुरल चीजें हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तुम्हारा, तो उसमें कोई वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसको भी इसमें कंसीडर करना नहीं है। तो इन चीजों को अपन इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अनसर्टेनिटी नाम की चीज होती है। अगर अनसर्टेनिटी होती है तो क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर अनसर्टेनिटी आपकी स्टार्टिंग से है तो आपको रेवेन्यू तभी बुक करना चाहिए जब या तो वो पैसा मिल जाए या श्योर हो जाए कि पैसा मिलेगा, तभी। अदरवाइज करना चाहिए नहीं। और अगर लेने के बाद में, रेवेन्यू बुक करने के बाद में अनसर्टेनिटी आती है, तो ऐसे वाले केस में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बुक प्रोविजन सामने। आप जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसको चेंज कर सकते नहीं, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल इन द सेंस आप ले सकते हो कि ऐसे वाले केस में AS9 ने बताया आपको तब रेवेन्यू बुक करना चाहिए। मतलब कुछ सिचुएशन दे रखी है और वहां पे आपको पर्टिकुलर बताया गया आपको ऐसे ही रेवेन्यू बुक करना है। अब ये सिचुएशन कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार यहां तक पढ़ लो आप, जो अभी तक पढ़ाया है। इसमें किसी को डाउट है तो बताना, फिर ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। अभी मैंने कुछ बोला, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है वो अपने को देखने हैं। एग्जाम्पल मतलब इन द सेंस केस है, वहां पे दे रखा है कि ऐसे वाले केस में आपको तब रेवेन्यू बुक करना। जैसे पहला केस है, ऑन सेल बायर टेक टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग बट डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट। ये क्या बोल दिया कि आप समझो मैं टाटा का शोरूम वाला हूं, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला सर मेरे को ये कार चाहिए, ठीक है। आपने बिलिंग कर ली, पैसा भी दे दिया, लेके जाओ सर। अब मतलब अभी नहीं, अभी क्या है 31 दिसंबर आ रहा है, तो मैं 1 जनवरी को लेके जाऊंगा। फर्स्ट डे पे घर पे नई कार आएगी, मजा आ जाएगा घर वालों को, क्या एकदम सरप्राइज ऐसा गिफ्ट होगा, ठीक है सर जैसा आप बोलो। तो उसने मुझे बोला कि 1 जनवरी को आप डिलीवरी कर देना, ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए, जब मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ तो क्या मुझे 1 जनवरी को रेवेन्यू बुक करना चाहिए कि आज ही कर लेना चाहिए? क्योंकि मैंने तो रिक्वेस्ट की नहीं थी, उसने की है, मेरा तो बिलिंग हो चुका है, पैसा हो चुका है, सब चीजें हो चुकी है, तो अब तो मैं क्यों डिले करूंगा? क्या बोले, समझ में आया? तो ऐसे वाले केस में क्या बायर के रिक्वेस्ट पे, सेलर नहीं, बायर के रिक्वेस्ट पर डिलीवरी डिले हो रही है तो क्या उसकी वजह से आपको रेवेन्यू डिले करना चाहिए? नहीं, आपको रेवेन्यू तुरंत बुक कर लेना चाहिए। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो ये केस हो गया और ये हमने देख लिया। नंबर 2, डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। अब ये क्या बोला है? कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ चीजों की क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है। जैसे ये AC है, तो ये AC इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे बाद में चेकिंग, कई बार चेकिंग भी होती है, इंस्पेक्शन भी होता है। तो क्या होता है, मान लो आप ऐसा गुड्स बेच रहे हो जहां पे इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन होता है, तो ये बोलता है कि क्या करना चाहिए आपको, रेवेन्यू तुरंत बुक करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये बोलता है कि सुनो, जहां पे इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन जो है ना, अगर वो एकदम सिंपल है, क्या है एकदम, तो आपको तुरंत बुक कर लेना चाहिए। पर जहां पे कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे फिर जब इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन हो जाए तब रेवेन्यू बुक करना चाहिए। बोला, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ समझो, देखो मैं जब CA बना ना, तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया पता है? एक चीज ली थी। सोचो क्या लिया होगा मैंने सब CA बनते सबसे पहले? वॉशिंग मशीन। क्योंकि पहले कपड़े धो धो के मेरी बहन बचाती थी, है। तो अब क्या है, रोज कपड़े धोने, फैमिली तो इधर है नहीं, तो कपड़े मुझे धोने हैं, तो मैं कपड़े धो रहा हूँ, ठीक है। तो जब CA बना और थोड़ा पैसा हाथ में आया, मैंने बोला बाकी कुछ नहीं करना, क्या लेंगे अपन? वॉशिंग। और वॉशिंग मशीन मैंने उस टाइम पे ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो ये चलता है, डिस्काउंट में था। तो अपन ने 18,000 कुछ समथिंग था, वो ऑर्डर कर ली। और वो वॉशिंग मशीन का डिलीवरी 4 दिन में डिलीवरी होगी। कितनी दिन होगी? 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन तक मैंने कोई कपड़े धोए, क्यों धोएंगे जब पता है आने वाली, तो अपने पास जो कपड़े थे पहले से पहन लिए, 4 दिन ऐसे रखो, बाद में साथ में धोएंगे। 4 दिन हो गए, ठीक है। वॉशिंग मशीन फाइनली आ गई, मैं खुश हो गया, वाह मजा आ गया। वॉशिंग मशीन अंदर आई, तो रखा, फिर वो तो चला गया। फिर कंपनी का कॉल आया कि सर वो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा 2 दिन बाद आएगा। बहुत दुखी हुआ, बोला अभी सारे कपड़े तो गंदे हो गए, अब 2 दिन कैसे निकालूं? या तो 2 नए कपड़े लेके आता हूँ, तो मैंने वो तो खर्चा हो जाएगा, 1,000-2,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, कैसे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल होती देख तो लेता हूँ। तो यूट्यूब ओपन किया, देखा हाउ टू इंस्टॉल वॉशिंग मशीन। उसमें एक वीडियो आया, कुछ नहीं, उसमें से एक पाइप निकालो, वॉशिंग मशीन के पीछे होता है उधर डाल दो, एक प्लग होता है उसके अंदर डाल दो और चालू कर दो। साला ये के लिए मैं 2 दिन वेट करूँ? हट बे,
मैंने फट से वो प्लग डाला, वो स्टैंड ऊपर किया, ये किया, वायर डाला, काम शुरू, वॉशिंग मशीन चालू, सारे कपड़े डाल दिए अंदर और काम शुरू हो गया। अब बोला समझ में आया कि मैं वेट करता नहीं, वेट करूँ। अच्छा, फिर अगले दिन मेरे पास कंपनी से कॉल आया कि सर कब भेजू, 2 दिन बाद भेजू चलेगा? मेरे को नहीं, कोई भेजने काम नहीं, मैंने इंस्टॉल कर लिए। बोला ओके सर थैंक यू। उनको भी पता कि इतना सिंपल प्रोसेस है, बट उनको दिखाना पड़ रहा है हम इंस्टॉलेशन फ्री में दे रहे हैं। जब कोई इंस्टॉलेशन फ्री होता तो कुछ था ही नहीं उसमें, क्या फ्री की बात कर रहे हो। तो जानबूझ के वो डिले करते हैं, पता तब तक तो इंसान खुद इंस्टॉल कर लेगा। क्या बोले समझ में आया? तो ये जो है ना प्रोसेस बड़ा सिंपल था। तो क्या कंपनी को वेट करना चाहिए, तुरंत रेवेन्यू बुक करना चाहिए, तुरंत रेवेन्यू बुक करना चाहिए? तो एकदम सिंपल प्रोसेस था, बट कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मैंने ये एसी लिया, तो एसी थोड़ी मैं खुद से इंस्टॉल कर सकता है। ये जो पीछे जो लगा है ना ये गैस वाला, ये विस्फोट हो जाएगा अगर इसको अपने ऐसे ही खोल लिया, ओपन कर लिया। तो इसमें ये सब आपकी होशियारी चल सकती। इसमें तो कंपनी का बंदा आएगा, वही प्रॉपर खोलेगा, वही वायरिंग वायरिंग सब करेगा, फिर ही होगा। पता चला मैंने डाल दिया और इधर से कोई वायर लीक हुआ और इधर क्लास में बैठे बैठे बराबर ना हिमालय पर्वत बन गया। क्या बोला समझ में आया? तो यहाँ पे ऐसा काम होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू तब बुक करना चाहिए जब इंस्टॉल हो जाए। क्या बोला समझ में आया तुमको? थर्ड, सेल ऑन अप्रूवल। क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल? क्या समझते हो आप लोग सेल ऑन अप्रूवल से? कंसाइनमेंट इज डिफरेंट थिंग, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया बराबर ना, तो मैं बोला अभी क्या करेगा? मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं दुकान ओपन करता है कपड़ों की। ठीक है, मेरे एक पहचान वाले की इधर बच्चों की कपड़ों की दुकान है। मैंने बोला मैं बड़े लोगों की कपड़ों की दुकान ओपन करूंगा। अब मैंने बोला जेंट्स से तो मतलब ही नहीं है, क्या चीज़ तो आती है बराबर ना, टी शर्ट कुर्ता और शर्ट, बस खत्म, दी एंड। इससे अच्छा अपन लेडीज का ओपन तो 50 आइटम। जो लड़के के है वो तो है ही है, जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट टी शर्ट कुर्ती जो है वो तो है ही है। इसके अलावा घघरा चोली और चनिया चोली और पता नहीं कौन कौन सी चोली, इतनी सारी चीजें आती है बराबर ना। तो उसमें तो साड़ी होगी और मतलब बनारसी साड़ी में अलग बनारसी साड़ी और ये और वो पता नहीं कौन कौन सी। ये सब शादी के बाद मुझे पता चला, पहले पता नहीं था। तो अब ये इतनी सारी चीजें आ गई, तो मैं मतलब बोला ये ओपन बढ़िया है क्योंकि इसमें कस्टमर भी ज्यादा आएंगे और लेग भी, और लड़कियां शॉपिंग बड़ी अच्छी खासी करती है। हम तो एक ही टी शर्ट 6 महीने साल भर चला देते हैं बराबर ना। अरे हाँ कि ना? मैंने अपनी लाइफ में जितनी शॉपिंग की होगी ना, मेरी वाइफ ने साल भर में उतनी शॉपिंग कर ली है। क्या आंसू आ रहा है? तो सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब मैंने मतलब ऐसा दुख नहीं है मुझे, ठीक है करो, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ शॉपिंग की नहीं कभी लाइफ में। मतलब समझ में आ रहा है? अपन ने भाई लिमिटेड, ये शर्ट जो तुम देख रहे हो ये लास्ट 2 साल से मैं पहन रहा हूँ। ऐसा मत बोल अभी तो 3-3 साल वाले पड़े। तो आप समझो अपनी जो शॉपिंग होती है अपन बड़े लिमिटेड करते हैं, क्योंकि तो हर महीने होती है बराबर ना, कभी कभी तो हर वीक होती है। तो मतलब अगर अपने को बिजनेस करना तो जेंट्स से तो मतलब वो टाइम पास है, बट जो असली बिजनेस करना तो लेडीज वेयर में ही है बराबर ना, स्कोप वहां पे ही है। तो फिर जो मैं ओपन करूंगा वो कौन सा करूंगा? लेडीज का। तो मैंने लेडीज का बढ़िया एकदम ओपन कर लिया, इसमें बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद में मेरी दुकान पे सोहरा आई और आके मुझे बोलती है कि सर 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 आपने लेडीज वेयर का ओपन किया? मैंने हाँ। अरे सर 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 मुझे भी चाहिए कपड़े, आ जा। सर वो सर से आई हो, हाँ ठीक है चलो आ जा। अब आई अंदर, बोला सर वो टी शर्ट, हाँ ले बेटा। सर वो घाघरा चोली, हाँ ले। वो चनिया चोली ये ले, ये कुर्ती ये ले। सर सब पसंद आ रहे हैं, सब ले ले। ना ना सर ऐसा थोड़ी बजट होता है, वो सब चीजें होती है। तो क्या करना है तू बता? सर एक काम करो क्या? सर मैं ना चारों आइटम लेके जाती हूँ घर पे, मम्मी को दिखाऊंगी, बहन को दिखाऊंगी, फिर जो पसंद आया वो लूंगी और बाकी आपको वापस कर लूंगी। अब वैसे तो मैं क्या है ऐसा काम करते नहीं है, बट क्या तुम अपने खास हो तो तुमको मना कर सकते? ठीक है लेके जा बराबर ना, कि मुझे पता है अगर इधर से एक लेगी तो एक ही लेगी, घर पे गई तो और बहन बहन भी ले ली तो 2-3 तो सेल हो ही जाएगा। ठीक है लेके जा। तो वो गई लेके, समझ में आया? अब गई लेके घर पे चली गई। अब ऐसे वाला केस में मुझे सेल कब बुक करना है? अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। पहले नंबर 1 रूल कि जब सामने वाला हाँ बोल दे, कि फोन में बोलते सर वो 3 चीजें पसंद आई सर, वो चनिया चोली पसंद है, बाकी सब पसंद है, तो मेरा सेल हो गया। तो जब सामने वाला अप्रूव कर जाए तब आपको सेल बुक करना है, रूल नंबर 1।
सामने वाला रिजेक्ट कर ले, सर एक भी पसंद नहीं है, सब घटिया मारते हो आप, मैं आ रही हूँ वापस देने, तो अपने को सेल बुक करना ही नहीं है, बात ही खत्म होगी। या फिर मैंने इसको टाइम पीरियड दिया था, बेटा तू लेके तो जा रही है बट 2 दिन है तेरे पास में, 2 दिन में हाँ या ना बोलना, फिर मैं नहीं लूंगा, बोला ठीक है सर, और 2 दिन खत्म हो गए, तो सेल बुक करना ही है, क्योंकि आपने टाइम दिया, वो टाइम भी एक्सपायर हो गया, तो अब तो सेल बुक करोगे ना भैया, समझ में आया। तो अगर आपने कोई टाइम लिमिट दिया था, जैसे अमेजोन पे लिया तो उसमें बोला था 7 दिन का आपका रहेगा पीरियड, और 7 दिन खत्म हो गए, अब तुम बोल रहे मुझे नहीं चाहिए, तो भैया वो थोड़ी लेगा, वो तो बोलेगा अब टाटा बाय बाय। क्या बोले, समझ में आया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने टाइम पीरियड दिया नहीं था, बट एक रीजनेबल टाइम तो होता है, जैसे ये लेके गई सर पापा को मम्मी को सबको दिखा रही हूँ, लेके जा, अब लेके चली गई, 4 महीने बाद वापस आती, सर वो तो पसंद नहीं आई, ये वापस ले लो, क्या मैं 4 महीने बाद वापस लेगा। क्या बोला, समझ में आया। तो रीजनेबल टाइम भी तो होता है ना, अगर वो रीजनेबल टाइम भी चलेगा तो फिर अपन वापस लेंगे। इसका मतलब सेल्स ऑन अप्रूवल पे अपन को कब रेवेन्यू बुक करना चाहिए, नंबर 1 जब अप्रूव हो जाए, सामने हाँ या आपने जो टाइम लिमिट दी थी वो खत्म हो जाए, या अगर टाइम लिमिट नहीं दी तो रीजनेबल टाइम होता है, वो रीजनेबल टाइम खत्म हो जाए। क्या बोला, समझ में आया, तब अपन सेल बुक करेंगे, अदरवाइज बुक करना नहीं है। चलो ये हो गया तुम्हारा, क्या है टाइम आने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बात नहीं, सेल्स with the condition of money back if not completely satisfied। आज जा मेरी क्लास में बैठ जा, पसंद नहीं आया तो पूरा पैसा वापस। क्या बोले, समझ में आया, पसंद नहीं आया तो पूरा पैसा वापस। ऐसा होता है ना, कई बार कुछ लोग ऑफर देते हैं बढ़िया बढ़िया, अब क्या कर दिया जाए। अमेजोन पे होता था पहले बीच में, अभी तो बंद कर लिया, तो अब उनको समझ में आ गया, तो इतने इंडिया के लोग इतने घटिया है, इतने नालायक है, पूछो ही मत। उन्होंने क्या एक पॉलिसी होती थी उनकी कि आप मान लो 7 दिन तक आप, ये ऑफर रहेगा आपको, 7 दिन तक रखो अपने पास में, पसंद नहीं आता तो वापस कर लेना। अब इंडिया में ये ऑफर आया, हम साले एकदम बेकार लोग, शादियां मॉल आई, शादी आई, हमने बढ़िया महंगा वाला कुर्ता वुर्ता जो था लड़कों ने ऑर्डर कर लिया, एक दिन शादी में पहन के आ गए, अगले दिन पे रिटर्न। क्या बोला, समझ में आया। अपन तो फिर भी ठीक है, लड़की लोग हर रोज नए नए इवेंट के लिए नया मंगा रहे हैं, बोला आज तो हल्दी, आज तो येलो कलर का मंगाएंगे, येलो कलर का आ गया, बोला पसंद नहीं आया वापस कर लिया, 2 दिन वाला बोले ये वाला मंगाएंगे, वो वाला मंगाया, शादी में पहन लिया, फिर वापस कर लिया, बढ़िया। अब ऐसे वाले केस में क्या हो, अब तो बंद हो गया है, अब ये लोग क्या करते हैं पता है, रिटर्न पॉलिसी नहीं, अब ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज करते हैं। पहले रिटर्न पॉलिसी था बराबर ना, अब ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज करते हैं। अब बोलते हैं कि हाँ पसंद नहीं आया तो आप सेम टाइप का वापस ले लो, क्योंकि डैमेज होगा या साइज बराबर नहीं होगा, तो आप सेम टाइप का वापस ले लो, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम लोग तो पहले अलग ही खेलते थे ना, पहले जब था पैसे वापस मिलेंगे तो हम क्या करते थे, लिया 6 दिन यूज किया फिर वापस दे दिया, तो ऐसे किए, तुम में से भी बहुत लोगों ने किया होगा, सब अभी अच्छे बन रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, अब समझना। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमको पसंद नहीं आया तो मैं पैसे वापस कर लूंगा, तो ऐसे वाले केस में क्या करना चाहिए आपको, क्या वेट करो उसके पसंद आने का। तो ये बोलता है कि काम करो, आप इस तरह से करोगे ना बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि अगर आपका बच्चा सीए नहीं बनता है तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, ऐसा बोलूंगा नहीं, पर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ तो फिर तो मुझे पता नहीं कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। अब मुझे बताओ, क्या मैं फिर रेवेन्यू बुक ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये एस बोलता है कि ऐसे वाले केस में आप रेवेन्यू बुक कर लो और एक एस्टिमेट बना दो कि इतने, आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा कि इतने मतलब ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके सामने उतना प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर पसंद नहीं आया तो पैसे वापस करूंगा, और मैंने तुम 100 लोगों की फीस को रिकॉर्ड कर लिया है, अब मुझे पता है कि 100 में से 20 तो ऐसे होते ही नालायक लोग जो पैसा मांगेंगे, तो उनको अपन सामने प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, बाकी अपन पूरा 100 का रेवेन्यू बुक कर लेंगे। क्या बोला, समझ में आया, ऐसा करने का। कंसाइनमेंट सेल क्या होता है, कंसाइनमेंट है गुड्स बेचते हैं, बेचने के लिए। कंसाइनमेंट में क्या होता है पता है, कि आपके बिहाफ पे कोई बंदा आपका गुड सेल करेगा ऑन कमीशन बेसिस, तो उसको कमीशन मिलेगा, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होंगे वो आपके रहेंगे। क्या बोले, समझ में आया।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो मैंने एक नया फोन लॉन्च किया है, जमूरा मोबाइल। क्या फोन लॉन्च किया है? जमूरा मोबाइल। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल इसकी मोबाइल की शॉप है। अब मैं इसको बोलता मेरे से जमूरा फोन खरीदती है, बोलता पागल है, कौन खरीदेगा जमूरा फोन? क्या बोला, समझ में आया? तो मुझे मना ही करता है। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने क्या बोला, तेरे पास में इतने सारे पीसेस पड़े, आईफोन है, सैमसंग है, ये सब पड़े, उसमें मेरा फोन भी रख दे। और कोई कस्टमर आएगा, वो सब फोन चेक करेगा, तो जमूरा फोन उठाएगा, उसको पसंद आए तो ले लेगा। तो बोला नहीं बिका तो नहीं बिका तो आपको टेंशन मत करो, वो मुझे वापस कर लेना, मतलब रिस्क मेरा रहेगा, रिवॉर्ड भी मेरा ही रहेगा। और सेल कर दिया तो तुमको उसके ऊपर कमीशन मिल जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, फोन डैमेज भी हो गया तो नुकसान मेरा, इसका नहीं है। तो ये जो मैंने इसको भेजा है, इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होता है पता है, मुझे सेल कब बुक करना चाहिए? जब मैंने इसको गुड्स भेजा तब, या इसने जब दूसरों को बेचा तब? मतलब जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल कर लेती है तब आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए, अदरवाइज तो आपका सेल हुआ ही। दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल, लोन पे फोन, लोन पे फोन, लोन पे फोन, सुना है कि नहीं सुना है? अब ऐसे वाले केस में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सेल। उसमें क्या होता है कि आप देखो कि आपने फोन ले लिया, बट वो इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लो एक नया फोन जो है वो 1 लाख का मिलता है आईफोन, तुमने लिया है जिसमें आपको 10-10 हजार की 12 ईएमआई पे करनी है, तो आपको कितने में पड़ रहा है? 1,20,000 में। तो कहीं ना कहीं आप 1,20,000 पे करते हो, तो मैं रेवेन्यू कितना बुक करेगा सामने वाला? 1,20,000 की 1 लाख? 1 लाख की कैश प्राइस। जो 20,000 है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे बुक होगा। बट जो सेल बुक होगा वो कितने से होगा? 1 लाख से, वो ध्यान रखना। क्या बोला, समझ में आया? आपको उसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, कैश प्राइस यानी कैश इक्विवेलेंट वाला प्राइस, और इंटरेस्ट वाला पार्ट। इंटरेस्ट वाला पार्ट इंटरेस्ट के हिसाब से बुक होगा, बट जो कैश पार्ट है वो सेल के हिसाब से बुक होगा। स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट, मतलब मान लो मैं पर्टिकुलर आपका एक स्पेशल ऑर्डर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एक शिल्पकार हूँ या मूर्तिकार हूँ, और ये भावेश को गया मेरा मूर्ति बनाओ सर बढ़िया वाला एकदम, मतलब हीरो लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने मूर्ति बना दी इसकी, तो मुझे रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? ये बोलता कि जब आपका वो जो आप बना रहे हो ऑर्डर वो बन के रेडी हो जाए, या रेडी फॉर डिस्पैच हो जाए, तब आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए। क्या बोला, समझ में आया? तो जब वो ऑर्डर मेरा बन के रेडी हो जाएगा, यानी इसने मुझे पैसा एडवांस दे दिया, तो मैं रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। जिस दिन मेरे ऑफिस बन के रेडी हो जाएगा तब मैं रेवेन्यू बुक करेगा। अरे हाँ कि ना? ये वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चीज है, पॉइंट नंबर 8, where seller concurrently agree to repurchase the same goods at a later date। अब भाई साहब ये क्या बोल दिया कि अभी मैंने आपको सेल किया, पर मैंने सिर्फ सेल किया तभी मैंने अग्रीमेंट बनाया तुमसे कि मैं 2 साल बाद या साल के बाद तुमसे वो चीज वापस ले लेगा। वैसा कब होता है? देखो मैं बताता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ। अब समझो कि मेरे को ना 50,000 रुपये चाहिए, मैं पैसे चाहिए मेरे को खर्च करने के लिए। कितने चाहिए? 50,000। मेरे पास में पैसे नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? मेरे पास में फिलहाल पैसे, ये बहुत पैसे वाला है। मैंने इसको बोला भाई तू एक काम कर, 50,000 मुझको दे दे। तो सर पैसे की बात नहीं, पैसे तो मेरे पास में बहुत है, दे दूंगा आपको, वो भी दिक्कत नहीं है, पर आप मना कर दिए तो? अभी तो पैसे ले लिए, फिर जब मैं मांगने आऊंगा तो बोले तू कौन? अरे बढ़ना ऐसा तो होगा ना, तो मैं आप पे आप टीचर हो बढ़िया बात है, आप अच्छा पढ़ाते हो वो भी बढ़िया बात है, बट मैं ऐसा आपके भरोसा कर सकता 50,000 तुमको दे दूं? देने में भी दिक्कत नहीं है, बट आपने मुझे मना कर दिया तो बात तो सही है। एक काम कर, ये ले मेरा फोन तेरे पास रख दे बस। तो सर आप कितने होशियार हो, हाँ गिर भी जैसा मान ले। बोले सर आप कितने होशियार हो? हमने बोला क्यों? चलो अभी मैं आपको 50,000 दे दिया, मैंने आपका फोन भी ले लिया, फिर 2 दिन के बाद आप पुलिस में कंप्लेन करोगे मेरा फोन चोरी हो गया, बराबर ना? और ये उज्जवल नाम के लड़के ने लिया है, तो पुलिस वाले आएंगे, मेरे को डंडे मारेंगे, और फोन भी आपको दे देंगे, और पैसे भी आपके पास ही है, तो होशियार है, बात तो बराबर है। तो इसने बोला मैंने एक काम करता हूँ, ये फोन मैं तेरे को सेल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बराबर है। अब जैसे मैं सेल करूंगा, इसका लीगल ओनर भी ये बन गया, तो अब मैं पुलिस में कोई कंप्लेन कर सकता, लीगल ओनरशिप इसके पास चली गई है। पर अभी मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, और 1 साल के बाद मैं इसको 60,000 रुपए वापस करूंगा, 10,000 रुपए इसको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने जब अग्रीमेंट किया तो हमने इस तरह से बनाया कि अभी मैं ये फोन इसको 50,000 में सेल कर रहा हूँ, बट 1 साल के बाद मैं 60,000 रुपए देके ये फोन मैं वापस खरीद लूंगा। इससे क्या होगा कि अभी फोन इसको सेल हो गया, 1 साल के बाद 60,000 रुपए मैं इसको दूंगा और फोन वापस ले लूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसको इंटरेस्ट इनकम हुई कि नहीं हुई?
अब ये खुश हो गया, हाँ अब सब बराबर है, मेरे को इंटरेस्ट भी मिल रहा है और फोन की ओनरशिप भी मिल रही है, मैं खुश हूँ। अब आप लॉजिकली सोचिए, क्या मुझको ये सेल बुक करना चाहिए 50,000? क्या सच में सेल हुआ है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट हुआ है? तो मैं सेल नहीं बोल सकते। अगर ऐसा आपने अलाउ कर दिया तो हर कोई शार्क टैंक इंडिया में जाएगा। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 1 करोड़ का माल पड़ा है, तो मैं मुझे शार्क टैंक में जाने का है, तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ का माल इसको 5 करोड़ में सेल कर दिया। क्या बोले, समझ में आया? और मैंने एंट्री दिखा दी मेरी सेल की, शार्क टैंक में गया, बोला कितना रेवेन्यू, बोला 5 करोड़। वाह बढ़िया, ठीक है। और वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आ गया, फिर 3 महीने बाद वो माल इससे वापस ले लिया मैंने, बराबर ना? वैसे तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे। इस साल आपको रेवेन्यू बढ़ाना, आप ऐसे ही करोगे, तो क्या सच में सेल कंसिडर किया जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट अ रियल सेल, तो बेवकूफ बना रहे हो। तो एस 9 बोलता है इसको सेल कभी कंसिडर करना नहीं। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों हम सेल कंसिडर नहीं कर रहे? अगर ऐसा अलाउ कर दिया गया तो फिर हर कोई ऐसे ही करेगा। इस साल अपने को लोन चाहिए 50 करोड़ का, मैंने दिमाग चलाया, मैंने सेल दिखा दिया, नॉर्मल मेरा सेल 1 करोड़ का था, मैंने कुछ आइटम सेल की सामने वाले को, बोला तू थोड़ा दिन रुकना, मैंने उसको सेल कर ली, 1 करोड़ की आइटम 10 करोड़ में सेल कर दी, और मैंने अपना सेल 11 करोड़ दिखा दिया। तो जैसे लोन मिल गया उसके पास से वो सामान वापस परचेज कर लिया। क्या बोले, समझ में आया? बैंक तो बर्बाद हो गया ना। बैंक बोले ये क्या हुआ, हमने तो क्या समझ के आपको दिया था, ये क्या हो गया? तो क्या इसको हम सेल कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट अ रियल सेल्स, तो आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। ये बोलता है इस वाले केस में आप उसको सेल नहीं मानेंगे। हाँ, अगर तुमने 50 में बेचा और 60 वापस ले रहे हो उससे, तो जो 10,000 है उसको इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसका एज ए इंटरेस्ट ट्रीटमेंट होगा, ना कि सेल। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर पब्लिकेशन। कई बार क्या होता है तुमको पता है, आपने देखा होगा मैगजीन वाले होते हैं या नेटफ्लिक्स वाले होते हैं या ये प्राइम वाले जो होते हैं, फिलिप क्या करते हैं, पूरा एक मॉडल लेते हैं सब्सक्रिप्शन वाला, उसमें 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का साथ में ले लेते हैं पैसा। ऐसे वाले केस में क्या, मान लो मैं एक मैगजीन चलाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें 5 साल की मेंबरशिप मैंने तुमको बेच दी है 50,000 रुपये लेके, तो मैं कितना रेवेन्यू बुक करेगा? 50,000 पूरा कर लूँ तो प्रोपोर्शनेट, मतलब एसएलएम मेथड, सिंपल, इक्वल इक्वल बांट दो, 10 10 10 10। क्या बोले, समझ में आया? पर ये आपको तब करना है जब जो आइटम आप डिलीवर करने वाले हो वो इक्वल होगी, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो इक्वल होगा। जैसे मैं हर महीने तुमको एक एक मैगजीन ही दूंगा इसमें, पर ऐसा कि मैं फर्स्ट ईयर में तुमको 50,000 मैगजीन दूंगा, सेकंड ईयर में 40,000 दूंगा, थर्ड ईयर में 30,000 दूंगा, तो फिर आप इसको इक्वल बांट सकते हैं। तो फिर बेस्ट रहेगा जो रेशियो बेनिफिट है उसमें आप दे दो। क्या बोला, समझ में आया? उसमें बांट लेना। अगर आप इक्वल देने वाले हो चीजें, जैसे नेटफ्लिक्स है तो अपन उसमें इक्वली, मतलब हर महीने का महीने वाइज होता है, कितनी भी मूवी देख सकते हो तो वो इक्वल हो गया, उसमें चलेगा, डिवाइड बाय 5 कर लो। बट आप सामने कोई डिलीवरी देने वाले और डिलीवरी वेरी नेचर है, वेरी नेचर मतलब ऊपर नीचे होने वाली है, तो ऐसे वाला केस में आपको इक्वल बांटने से मतलब फिर आपको पता हो ना कितना ऊपर देने वाला, तो उस रेशियो में दे दो आप। समझ में आया तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट कमीशन रिसीव्ड। अब देखो मेरा काम है एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे मान लो मैं टीवी के सीरियल के बीच में एडवर्टाइजमेंट करवाता है, कोई मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट कराता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराता है, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, और तुम मेरे पास आते हो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, तो मुझे अपना रेवेन्यू कब करना चाहिए? जब तुम मुझे पैसा देते हो तब करना चाहिए, या जिस दिन मेरी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने आती है उस दिन करना चाहिए? सिंपल है, जिस दिन मेरी एडवर्टाइजमेंट कब कहाँ पे आती है? पब्लिक के सामने, तब मुझे करना चाहिए। अगर तुमने पैसा मुझे पहला दे दिया तो एडवांस बोलूंगा, और नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। बट मैं रेवेन्यू कब करूंगा? जब मेरा एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आ जाए? पब्लिक के सामने। मैं 3 केस बताता हूँ। इससे पहला केस में, ये मेरे पास आया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मान लो अपना लेक्चर हो रहा है, इसके बीच में एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, तो इसने मुझे पैसा पूरा एडवांस दे दिया, बट एडवर्टाइजमेंट अगले साल करूंगा मैं, तो क्या मैं इनकम इस साल कंसिडर करूंगा कि अगले साल करूंगा? अगले साल। इस साल एडवांस बोलेंगे उसको। ये भी मेरे पास आया, पर इसका एडवर्टाइजमेंट इस साल ही करूंगा, बट पैसा ये मुझे अगले साल देगा, तो क्या मुझे इनकम इस साल बुक करना कि अगले साल करना चाहिए? इस साल। इसको आउटस्टैंडिंग बोल दूंगा। क्या बोला, समझ में आया है? तो आप रेवेन्यू कब बुक करोगे? जिस दिन तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने आई है, उस टाइम पे तुमको रेवेन्यू बुक करना। ट्यूशन फीस देखो, ट्यूशन फीस शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। वही आप पीरियड के हिसाब से बांट सकते हो कि जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन के बाद में बताया होगा कि मैं 6 महीने पढ़ाऊंगा, 1 साल पढ़ाऊंगा, तो उतने पीरियड में अपन बांट देंगे। या मान लो कोर्स वाइज बता रहे हो, फाउंडेशन का इतना, इंटर का इतना, फाइनल का इतना, तो कोर्स वाइज बांट देंगे। क्या बोला, समझ में आया?
सेल ऑफ शो टिकट, अगर मान लो मैं सर्कस वाला हूँ तो ऐसे वाले केस में मैं कब बुक करूंगा? सिंपल है, जब मेरा इवेंट हो जाए, सर्कस पब्लिक के सामने आ जाए, तब मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। गारंटीड सेल ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये क्या होता है? कई बार पता है गवर्नमेंट आपको बोलती है मिनिमम सेलिंग प्राइस वो देती है किसान लोगों को, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है? व्हेन द सेल इज एश्योर्ड अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट गारंटी, द क्रॉप्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट एन एनआरवी, नेट लेजिबल वैल्यू, ऑल्दो इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसने क्लियर बोल दिया कि अगर मैं कोई किसान हूँ और गवर्नमेंट की मोदी जी गारंटी है कि मुझे इतना किलो पे इतना पैसा मिलेगा, तो मुझे उसकी एनआरवी पे बुक करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? ये रन में, चाहे वो इसका क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं हुआ है, अपने को देखना नहीं है, स्पेशल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से करना। समझ में आया तुमको? अब यहाँ पे डिस्क्लोजर है, मतलब कोई भी थियरी वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये कॉमन चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, रूल है कि आपको सेल ऑफ गुड्स कब मानना है? जब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, और सामने वाले पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए। तो ये वाला आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करना है, बट उससे पहले एक बार आप पूरा अभी तक जो पढ़ा है वो गो थ्रू कर लो और मुझे बताओ उसमें कुछ में डाउट है, कुछ वापस समझना है तो आप बोलो पहले। चलो, पढ़ा आपने? अभी कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। A Limited entered into a contract with the B Limited to dispatch goods value 25,000 every month for a 4 month. Upon the receipt of entire payment, B Limited accordingly made the payment of 1 lakh and A Limited started dispatching the goods. In the third month, due to the natural calamities, B Limited requested A Limited not to dispatch goods until further notice, though the A Limited is holding the remaining goods worth of 50,000 ready for dispatch. A Limited account sale 50,000 as a sales and transferred the balance to advance receive against the sales. कमेंट देखो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ हुआ क्या है। जैसे मान लो मैं एक पानी की बोतल वाला हूँ, बराबर है, ये मेरे पास आया, इस वजह से मेरे को 1 लाख रुपए का गुड्स चाहिए, पर मुझे हर महीने 25,000 का चाहिए, मतलब 4 महीने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने एक महीना 25,000 बेचा, अगले महीने भी 25,000 बेचा, फिर उसके उधर कोई बाढ़ बाढ़ आ गई, बोला सर अभी गुड्स मत भेजना क्योंकि मेरे इधर बाढ़ आ गई है, तो आप अभी मत भेजो, जब मैं बोलूँ तब भेजना। तो ओके, तो अभी मैंने क्या किया है कि इस साल मैंने सिर्फ 50,000 का ही दिखाया है, बाकी 50 को मैंने ऐसा एडवांस दिखाया है। क्या लगता है, क्या सेल मतलब जो मैंने किया वो सही है गलत है? क्या लगता है बताओ मुझे, क्या मुझे सेल 1 लाख बुक करना चाहिए था, क्या मुझे 50,000 बुक करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि मुझे सेल सिर्फ 50,000 करना चाहिए था, जो मैंने किया बराबर किया है? कितने लोगों को लगता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने लोगों को लगता है मुझे 1 लाख पूरा सेल बुक करना चाहिए था? 1, 2, 3, 4, 5। अब आप समझिए, ये जो डिले हुआ है, मतलब मैं डिस्पैच नहीं कर रहा हूं, ये किसके कहने पे कर रहा हूं? मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, सामने वाला क्या? हमने पहले बोला अगर बायर आपसे रिक्वेस्ट करे तो आपको वेट नहीं करना, आपको तो सेल बुक कर लेना, आपको पैसा मिल गया है, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, अब सामने वाला बोल रहा है कि अभी मत भेजो, तो नहीं भेज रहा हूं। तू बोले 2 महीने बाद भेज, 2 महीने बाद भेजूंगा, तू बोलेगा मत भेज, तो नहीं भेजूंगा, मैं पैसे तो वापस करने वाला। क्या बोला, समझ में आया? आप होंडा के शोरूम में गए, आपने कार ले ली, बोले डिलीवरी दिवाली पे चाहिए, वो दिवाली पे देगा, तुम बोलते हो कि पैसे दे दिए, सब बिल बन गए, आपको बोला नहीं नहीं चाहिए, वापस दो, पैसा करो, क्या करेगा वो? अबे ये बाहर रखिए, लेके जाना लेके जा, मैं कोई पैसे वापस ऐसा वापस करने वाला नहीं है। सेल हो गया, खत्म होगी। तो यहाँ पे हम पूरा 1 लाख सेल कंसीडर करेंगे, ऐसा एडवांस दिखाने से मतलब, क्योंकि गलती हमारी थोड़ी है, सामने वाले की ना, बायर ने रिक्वेस्ट की है, तो हमने पहले ही बोला था अगर बायर रिक्वेस्ट करता है तो फिर हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना सेल पूरा बुक कर लेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए आंसर। ठीक है, एप्लीकेबल एएस प्रोविजन तो अपन ने पहले बात की हुई, वैसा ही है। एनालिसिस और कंक्लूजन देख लो। हमें रिस्क नहीं, वो तो ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ बायर ने रिक्वेस्ट की है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना रेवेन्यू पूरा बुक करेंगे।
ओके ओके बड़े। क्वेश्चन नंबर 2, given the following information of Messrs. Paper Product Limited, goods of 60,000 was sold on 20th March, but at the request of the buyer, this was delivery on 10th April. तो मुझे बताओ आपको ईयर एंड पे रेवेन्यू बुक करना चाहिए यहाँ 31 मार्च को। आपको यही पूछा 31 मार्च को कितना रेवेन्यू बुक होगा, तो यहाँ पे पूरा 60,000 हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? Number 2, on 15 Jan, goods of 1,50,000 was sent on consignment basis, of which 20% of the goods unsold. जो कंसर्न ये बस में पड़ा है, तो मुझे बताओ मेरा सेल कितना होगा 80%, तो 1.5 लाख का 80% कितना होता है 1,20,000। मेरा सेल 1.5 लाख का 80% कंसीडर होगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? नंबर 3, 1,20,000 वर्थ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ आफ्टर विच दे वर कंसीडर सोल्ड। तो देखो दिसंबर, जैन और फेब 3 महीने तुम्हारे पास है। बायर सेंट 75% का अप्रूवल, बट नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव फॉर द रिमेनिंग गुड्स। बाकी का ना तो अप्रूवल आया ना डिसअप्रूवल आया, तो पूरा ही सेल हो गया ना। देखो जो अप्रूवल आ गया वो 75%, वो तो सेल ही है। बच्चा वो जो 25% उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो अब तक ना तो उसने हाँ बोला ना बोला है, तो अब मेरा मैं थोड़ी वापस लेने वाला हूँ, तो सेल तो पूरा ही हो गया। तो पूरा 1,20,000 का सेल माना जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? मेरे पास से कपड़े लेके गई 1 दिसंबर को, मैंने बोला 3 महीने में वापस लौटा देना। कुछ तो इसने फोन करके बोल दिया सर 10 में से 7 तो पसंद आ गए, और 3 का कुछ बोला ही नहीं, ना वापस किए है। तो अब मान लो 4 महीने आज हो चुके हैं, तो क्या अब मैं वापस लूंगा? नहीं ना, मेरा सेल तो पूरा हो गया। लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज मेड कैश सेल्स ऑफ 7,80,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो मुझे बताओ सेल हम कैसे बुक करते हैं? डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के लेस करके करेंगे ना। तो 7,80,000 में से 5% माइनस कर ले बेटा, 7,41,000 बराबर ना? कितना होता है, बराबर है? हाँ, तो अब देखो अब टोटल सेल कितना हो गया 60,000, 1,20,000, 1,20,000 और 7,41,000, 10,41,000। तो टोटल सेल विल बी कंसिडर 10,41,000। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये चारों केस का यहाँ पे दे रखा है, आप देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। इस तरह से आंसर लिखना है, 4 केस है, चारों केस को देख लो। क्लास में कंक्लूजन टोटल सेल इतना माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे। Messrs. Umang Limited sold goods to its dealer. As per the term of sales, consideration is payable within 1 month. In the event of delay in payment, interest is chargeable at 12% per annum from the agent. The company has not realized interest from the agent in the past. For the year ended 31st March 2015, interest due from agent because of delay in payment amounted to 1,72,000. The accountant of Messrs. Umang Limited booked 1,72,000 as the interest income for the year ended. Discussed कि जो किया वो बराबर किया कि नहीं किया। क्वेश्चन सुनाता हूँ। मैं गुड्स तुमको बेचता हूँ, मैंने तुमको बोला 30 दिन में पेमेंट करना है, तुम साला हमेशा 30 दिन के बाद ही करते हो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिले के तो इंटरेस्ट लूंगा, पर आज तक इतने साल से बिजनेस कर, आज तक कभी इंटरेस्ट लिया, और इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इनकम बुक कर लूँ। क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं? नहीं, उसी साल छोड़ो, पर मैं हाँ जैसे इस साल जो डिले हुआ मैं चाहता हूँ उस साल का इनकम बुक करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। पता क्यों? अनसर्टेनिटी। आज तक तुमको लाइफ में कभी इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो तुम चाहते हो इस साल मिलेगा, क्या सही होगी गलत होगा? और मैंने बोला क्लास में जो भी लेट आएगा उसके पास मैं 10 रुपये पेनल्टी लूंगा। तुम साले सब लोग हमेशा लेट ही आते, और मैं हर बार ऐसा बोलता हूँ, आज तक तुमने कभी पैसा दिया नहीं और मैंने मांगा भी नहीं, बराबर है, और मांगा तो भी तुमने दिया नहीं, पर सिर्फ इस बार आज के दिन मैं चाहता हूँ कि मैं रेवेन्यू बुक कर लूँ। अच्छा, क्या करना चाहिए? नहीं ना, आज तक मिला नहीं है, तुमने सामने से पूछा क्या? नहीं, बस तुम अपने हिसाब से बोल रहे हो मैं इस साल रेवेन्यू बुक कर लूँगा, रूल है नहीं भैया, अनसर्टेनिटी है। क्या सामने वाला देगा कि नहीं? हाँ, उसने हाँ बोला होता तो बात अलग होती। अच्छा, क्या अभी क्या सर्टेन है, अनसर्टेन है? अनसर्टेन। क्लेम करते टाइम भी हमको पता है अनसर्टेन है, तो अभी हमको रेवेन्यू बुक करना नहीं। या तो सामने वाला हाँ बोल दे तब बुक कर लो, या पैसा मिल जाए तब करो, अदरवाइज करना। ध्यान रखना। थोड़ा आंसर इसमें क्लियर बोला था ना, आज तक रेवेन्यू नहीं मिला है, आज तक इंटरेस्ट नहीं मिला है। जो आज तक नहीं मिला तो आज किस तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट? ऐसा हो गया
तो मुझे मेरे पास रोज बोलते हो सर हमको पार्टी दो, हमको पार्टी दो, और मैं रोज हंस लेता हूँ करता हूँ। आज सडनली तुमको क्या हो गया, घर पे फोन करके बोलते हो कि आज तो है ना सर पार्टी देंगे और तो खाना मत बनाना। क्या बोले, समझ में आया? तूने मुझसे तो बात ही नहीं की है, तूने बस ऐसे चिल्ला पार्टी दो, पार्टी में हंस लिया वापस, और तूने घर पे फोन करके बोल दिया है कि नहीं नहीं आज तो खाना मत बनाओ। तो क्या लगता है मैं पार्टी दूंगा? तो क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या तुमको रेवेन्यू बुक करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर मैं हाँ बोलता तो अलग बात थी, तुम तो डायरेक्ट खुद से ही जैसे ऐसे ही शुरू हो गया कि हाँ आज तो मिल जाएगा, आज तो मिल ही जाएगा। ऐसे गलत फहमी में मत रहो, ठीक है? चलो बोलो, समझा? पढ़ो, आंसर पढ़ो फटाफट, कंक्लूजन एनालिसिस पे ध्यान दो। ओके, पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 4, how would you deal with the following in the annual account of the company for the year ended 31st March 2013? The board of directors decided on 31st March 2013 to increase the sale price of certain item retrospective from 1st Jan. Retrospective का मतलब क्या होता है? उसका इफेक्ट प्रीवियस ईयर का पुराना भी अभी देना है, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुराना भूल जा आगे से देना। मैं एग्जांपल समझाता हूँ तुमको। जैसे मैंने तुमको आज बोला कि अगर तुम क्वेश्चन करके नहीं आए, ठीक है, तो तुमको 10 रुपये पेनल्टी जाएगा, डन, ये बात खत्म होगी। कल मैंने चेक किया तुम करके नहीं आए, बराबर है, अब मैंने बोला चलो छोड़ो, फिर मैं अगले दिन पे आ गया, फिर मैंने वापस बोला क्वेश्चन करके आना, तुम नहीं आए, तो ठीक तुम नहीं करके आए, तो मेरा गुस्सा हो गया, मैंने बोला पेनल्टी चाहिए। अब जब मैं पेनल्टी ले रहा हूँ और मैं उसी दिन की ले रहा हूँ तो हो गया प्रोस्पेक्टिव वाला रूल। और जब मैं पुराना वाला भी तुमसे ले रहा हूँ कि जो पहले बोला तो वो भी नहीं किया, तो अब ये जो इफेक्ट हुआ वो कौन सा हो गया? रेट्रोस्पेक्टिव। समझ में आया? जैसे अभी मैंने बोला कि अब जो लेट आएगा उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी, ठीक है। अब तुमको क्या लगना चाहिए कि इसका रूल जो है, इसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए? अभी से होना चाहिए ना। पर मतलब नहीं नहीं, अब जब से क्लास शुरू हुई थी तब से जो लेट आया उसके ऊपर भी पेनल्टी जाएगी। और मैंने कैमरा चेक करा है, अच्छा ये इतना मिनट लेट आया, ये इतना मिनट लेट आया, ये इतना मिनट, इसका इतना पेनल्टी हो गया। अब ये जो इफेक्ट है ये क्या, कौन सा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव। पुराना वाला भी हमने दिया। क्या बोले, समझ में आया? अब क्या हुआ, मैंने ये बोतलें बेची थी, मान लो ये 100 रुपए की बोतल थी, मैंने इसको बेचा था 90 रुपए में, मान लेते हैं, ठीक है, मतलब मान लो कि 100 रुपए की बोतल होगी, नॉर्मल नॉर्मल सेलिंग प्राइस 100 रुपए की होगी, मैंने इसको 90 रुपए में बेची थी। क्या बोले, समझ में आया? अब मुझे लगता है कि नहीं भाई मैंने सस्ते में बेच ली, तो मैंने इसको क्या बोला कि अब इसकी प्राइस 90 रुपए नहीं होगी, आज से वापस 110 रुपए होगी। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बोला नहीं नहीं नहीं, आज तक मैंने जो तुझसे बोतलें बेची है लास्ट 3 महीने से, उन सबका प्राइस भी मुझे चाहिए बढ़ा के। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? रेट्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि आपने कुछ सामान बेचा बट आप चाहते हो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगे, इसकी वजह से तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और 15 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा, तो सामने लिखा था इस रेवेन्यू को बुक करो, हाँ कि ना? अब इसका आंसर ऐसे नहीं देंगे, मैं समझाता हूँ। इसमें आपको दोनों साइड बोलना है। दोनों साइड क्यों बोलना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्या, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ऐसा छोटा चीज सोचते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं क्यों पुराना वाला बढ़ा के देंगे। क्या बोले, समझ में आया? ऐसा कभी नहीं सोचना है। कई बार क्या होता है, कुछ अलग टाइप के इवेंट्स भी होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बोतल बहुत अच्छी है, बहुत डिमांडेड है, और मार्केट में मैं अकेला सप्लायर। अब अगर ये नहीं करेगा तो मैं इसको बेचना ही बंद कर लूंगा गुस्से में। तो इसको पता है कि थोड़े से लॉस के लिए इतना बड़ा लॉस करना, तो ऐसे वाले केस में आपको दोनों आंसर देना चाहिए कि अगर सामने वाला अग्री हो जाए तो हम रेट्रोस्पेक्टिव ले लेंगे, बट सामने वाला अग्री नहीं होता है तो हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिव लेंगे, जो पुराना वाला उसको लेना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो अगर सर्टेन होता है या सामने वाला मान लेता है तो हम पुराना वाला भी ले लेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ अभी वाला लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, बराबर ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
तुम मेरे पास फाउंडेशन में पढ़े, तुम मेरे पास इंटर में पढ़े, ठीक है। अब मैं तुमसे फीस कम ली, मुझे ऐसा लगता है, तो जब तुम फाइनल में आए, मैंने बोला यार तुम्हारे पास मैंने फाउंडेशन इंटर में फीस बहुत कम ली है, हाँ, तो अभी मुझे बढ़ के चाहिए, तो मुझे फाउंडेशन का भी 10,000 चाहिए एक्स्ट्रा, और इंटर का 50,000 चाहिए, 60,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो फाइनल की फीस तो है ही बढ़ी हुई, प्लस पुराना वाला भी बढ़ा हुआ चाहिए, मैं इतनी साल में गरीबी गुजारे तुम्हारी वजह से, तो मुझे दो। अब इसमें दो आंसर आ सकते हैं, एक तुम बोलेंगे चल बे, चल मैं दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेगा, तेरे पास नहीं आएगा, क्या बोले, समझ में आया। तो अब ऐसे वाले किसी में मुझे रेवेन्यू बुक करना ही नहीं है, कि मुझे पता कि नहीं मिलने वाला है। बट एक और चीज हो सकती है कि मान लेते हैं फाइनली क्लास करने वाला है ही नहीं, और तुमको पता कि सर की इधर है तो पास पक्का होंगे, अब चाहे एक्स्ट्रा पैसे जाए तो जाए, बट रहना तो इधर ही है। उस वाले देश में बोले हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा तो नहीं है, दिल दुखी है, पर आपको मना भी नहीं कर सकते, तो आप ले लो, पर हमको पास करवा देना। ठीक है, वो हो जाएगा, चिंता मत कर। अब बताओ यहाँ पे अब दोनों चांस है ना, ये भी है और वो भी है। अब एक आंसर देख के फंस जाओगे फिर। हम ऐसा बोलेंगे कि नॉर्मल तो नहीं करना चाहिए, बट अगर सामने वाला अग्री हो जाए, बराबर ना, तो फिर कर लेना चाहिए, फिर मेरा सर्टेनिटी आ जाए तो कर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। देख लो आंसर पढ़ो। As such, whether the said 15 lakh will be treated as the recognized depend in the nature of certainty. If no certainty exists, the same should be treated as the revenue, and in opposite case it should be poor. बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताओ। अभी इसी चालू कर दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Old Era publication publish a popular monthly magazine on 15th of every month. The publication sells the advertisement space on the terms of 90% payable in advance and the balance 10% payable within the 30 days of the release of the publication. The space for the March 2020 issue of the magazine was sold in the month of Feb 20. The magazine was published as per the schedule on 15th of every month. The amount of 2,70,000 has been received up to 31st March and 30,000 was received on 10th April for the advertisement published in the March issue of publication. Please advise the accountant the amount of revenue to be recognized, ठीक है, for the year ended 31st March 2020. एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ हुआ क्या है। मान लेते हैं मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन है, उसमें अगर तुमको एडवर्टाइजमेंट करना है तो एक महीने पहले आना पड़ेगा। तो तुमको मार्च में एडवर्टाइजमेंट करना है तो तुमको फेब में आना पड़ेगा, ठीक है, और अप्रैल में करना है तो मार्च में आना पड़ेगा। इस तरह का रूल होता है। अच्छा, रूल ये भी है कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा वो 15 मार्च मतलब 15 तारीख को होगा। तो अगर तुमको मार्च में पब्लिश करा तो मेरे पास फेब में आना पड़ेगा, जो भी डेट होगी, और 15 मार्च को तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट आएगा न्यूज़पेपर में, जो जहाँ पे भी रहेगा मैगजीन में। अब तुम मेरे पास आगे फेब में। अच्छा, रूल भी ये है कि तुम 100% दो तो भी चले, तो 90% पैसा मुझे दे दो। तो तुम मेरे पास फेब में आए, तूने बोला ये लो, तो 90% पैसा मेरे अगले महीने की मैगजीन में आ जाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। मैंने बोला ओके, तो मैंने पैसा ले लिया तुमसे 90% एडवांस, और तुम्हारा मैगजीन में 15 मार्च को आ भी गया, और बचा हुआ जो 10% पैसा था वो तुमने मुझे 10 अप्रैल को दिया। तो अब रेवेन्यू कितना बुक करूँ, 90% बुक करूँ, 100% करूँ, कितना करूँ? 100%। तो ये हमने पहले ही बोला कि मैगजीन वाले केस में या एडवर्टाइजमेंट वाले केस में जब आपका न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो पब्लिक के सामने चला है तब रेवेन्यू बुक करना है। अभी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो 15 मार्च को पब्लिक के सामने गया है, तो मुझे रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? 15 मार्च। हाँ, जो आपको पैसा मिल चुका है वो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। जो नहीं मिला वो एज आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, एज डेटस दिखाएंगे उसको। एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, सिंपल सी एंट्री करनी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट 90% जो भी पैसा होगा, लेटेस्ट अकाउंट डेबिट 10% पैसा होगा, और टू सेल में 100% पैसा। क्या बोला, समझ में आया? तो इस तरह से अपने को एंट्री पास करनी है। देन तो आपको पूरा रेवेन्यू बुक करना है। पढ़ लो आंसर।
डन। तो बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A manufacturing company has the following stage of production and sale in the manufacturing fine paper rolls. A manufacturing company has the following stage of production and the sale in the manufacturing fine paper rolls. तो एक आप क्या करो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, फाइन पेपर रोल्स का। तो ऐसे वाले केस में आपका कुछ प्रोसेस में होता है, जैसे आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, फिर वो पल्प बना होगा, नहीं WIP फर्स्ट स्टेज पे आया होगा, फिर वो रफ एंड थिक पेपर बना होगा, दैट इज द सेकंड स्टेज, फिर वो फाइन पेपर रोल बना होगा, फिर वो रेडी फॉर सेल हुआ है, फिर सेल अग्रीड हुआ है, इन्वॉइस बना दिया है, और लास्ट में डिलीवर हुआ है। तो ये वाला मुझे बताओ, आपका सेल कौन सी डेट पे कंसिडर करना चाहिए इन डेट में से? डिलीवरी हो तब, दिस वन, सेल अग्रीड हो जाए, इनवॉइस रेज हो जाए, तभी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। अच्छा, उस दिन अगर मान लो प्रॉफिट बुक करना है तो कॉस्ट 2 लाख की और NRV से 3.5 लाख की है, तो कितना प्रॉफिट बुक करेंगे? 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट भी आप इसमें बता सकते हो। मैंने बोला नेट प्रॉफिट कितना होगा, पढ़ लो आंसर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वापस अलग केस दे रखे हैं, आपको बताना आंसर। On 31st December, shoes worth 3,20,000 was sent to Mohan Shoes for sale on consignment basis. 25% अभी भी अनसोल्ड है, तो मुझे बताओ सेल कितना माना जाएगा? 3,20,000 का 75% ना, तो 3,20,000 का 75% सेल माना जाएगा। बराबर है, कितना आया? 2,40,000। On 10 Jan 2022, Tom Tanner supplied shoes worth 4,50,000 to Sunny Shoes and concurrently agreed to repurchase. मुझे बताओ क्या ये सेल माना जाएगा? नहीं। On 21st March, shoes worth 1,60,000 was sold to Shoes Chain, but due to refurbishing in their showroom being underway on their request, shoes were delivered on 12th April. तो मुझे बताओ, उसका काम चल रहा था, इसकी वजह से उसने डिले कराया, तो उससे हमको मतलब नहीं, अपना सेल पूरा 1,60,000 माना जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? बस आपको बोला है, आप बताओ रेवेन्यू, तो ये हो गया रेवेन्यू। देख लो एक बार आंसर।
ओके, इसको डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हैं। समझा आपको? वही मैंने बोला, पहला कंसाइनमेंट सेल पे हम 75% का बुक करेंगे, दूसरा जो रीपर्चेज करे उसमें रेवेन्यू बुक ही नहीं करना है, और जहां पे बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले हुआ है वहां पे हम वेट नहीं करेंगे, पूरा सेल बुक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क रहेगा। तो यू हैव 2 क्वेश्चन फॉर होमवर्क। मैं चेक करूंगा, आप अपने हिसाब से जो समझ में आए वो लिख के लेके आना, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा नोट से। अब अपने को एक बार मॉड्यूल से भी चेक कर लेने का है, उसमें 1-2 चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखो, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इसमें कौन सी चीज़ के बारे में बात होती है, ये सब हमने देख लिया। इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्या एग्जांपल्स है जिसको अपन कंसीडर नहीं करते, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स सर्विस ये सब हो गया, हमने पहले देखा। के बाद में ये हमको समझना है एजेंसी रिलेशनशिप। ये क्या होता है एजेंसी रिलेशनशिप, वो देखो। कई बार क्या होता है पता है, एज एजेंट हम काम करते हैं तो अपना रेवेन्यू क्या होगा, जो पैसा पूरा मिला है क्या वो माना जाएगा रेवेन्यू, कि जो अपना कमीशन होगा वो माना जाएगा? जैसे मान लो अपन जोमेटो वाले हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली जो रेस्टोरेंट हो जो कस्टमर उनके बीच में डील कराते हैं, और हम क्या करते हैं कस्टमर से पैसा पूरा अपने अकाउंट में लेते हैं, और फिर उसमें से जो कमीशन होता है जो खर्चे होते हैं वो काटने के बाद में अपन रेस्टोरेंट वालों को देते हैं। तो क्योंकि एक बार तो मुझे पैसा पूरा मिला है सामने वाले कस्टमर से, तो क्या मेरा रेवेन्यू सेल पूरा माना जाएगा कि जो कमीशन है वही माना जाएगा? वो ध्यान में रखना। आपने इसे देखा बुक माई शो वाले होते हैं, तो बुक माई शो वाला क्या करता है, जो थिएटर है और जो पब्लिक है उनके बीच में कॉम्बिनेशन कराते हैं, ठीक है? कैसे? तो उनके बीच में जैसे मान लो आपको मूवी टिकट बुक करना है तो या तो आप थिएटर में जाओ या फिर आप ऑनलाइन करना है, तो हम क्या करें बुक माई शो में जाएंगे, वहाँ से जो सीट है वो सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर लेंगे। तो अब जो पैसा है वो एक बार के लिए पूरा बुक माई शो के पास में गया है, फिर बुक माई शो क्या करेगा उसमें अपना कमीशन वमीशन काटने के बाद थिएटर वाले को पेमेंट कर लेगा। तो इसमें जो बुक माई शो की इनकम होगी वो क्या होगी, ऑनली कमीशन होगी, ठीक है? ये ध्यान में रखना। बट कई बार ये लोग बड़े शाणे होते हैं। कैसे शाणे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे अभी मान लो बुक माई शो वाले को पता है कि एक बड़ी मूवी आने वाली है, ठीक है? मान लो जिसमें सलमान शाहरुख और सब तीनों साथ में आने वाले हैं, या अपना बाहुबली 3 आ रही है। अब उनको पता है कि इसकी डिमांड तो फुल रहेगी, तो अब इसमें क्या करते हैं पता है, ये लोग बड़े होशियार होते हैं, ये खुद ही पूरा थिएटर बुक कर लेते हैं और फिर कस्टमर को बेचते हैं। क्या बोला, समझ में आया? जैसे मान लो थिएटर वाले ने बोला 200 रुपया हमारा टिकट रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 से सारी बुक टिकट सेल होगी, वो उन्हें बता दिया। अब क्या किया, आपके पास से वो 250-300 रुपए ले रहे हैं। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे एजेंट वाला रिलेशन नहीं रहा, यहाँ पे इसने क्या किया, परचेज की है और फिर सेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसने पूरा रेवेन्यू माना जाएगा जो उनके अकाउंट में पैसा आया। ये एयरलाइंस वाले कभी कभी करते हैं। ये क्या करते हैं नॉर्मली, तो वो जो मान लो साइट वाले हैं, वेबसाइट वाले जो है वो क्या करते हैं नॉर्मली, वैसे तो आपके बस वो उसके बीच में करते हैं, बट मान लो उसको पता है फेस्टिवल सीजन या ऐसा कुछ है, तो क्या करेंगे वो सारे फ्लाइट वो बुक कर लेंगे खुद के नाम से, फिर आपको सेल कर देंगे। वो तो उनके ऊपर है, बुक में शो तो कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? अब जैसे मान लो मैंने पूरा थिएटर बुक कर लिया तो कर सकता हूँ ना। अब सामने वाले को थोड़ी नाम वाइज थोड़ी चाहिए कि इसकी सीट ये थी, वो तो थोड़ी है, उसमें तो सीट नाम लिखा ही नहीं होता है, वो तो बता देगा, फिर वो प्राइस बढ़ा कर लेगा, वो तो बोला मेरी मर्जी ना, आपको तो आपका पैसा मिल रहा है ना। मैं तो ये सिंपल बता रहा हूँ, अब तू सीएम में एडमिशन की मान ले फीस अपनी 70,000 रुपये मान लेते हैं, तूने बोला सर मैं बच्चे को लेके आऊंगा बट आपको 70 चाहिए, मैं 70 दे दूंगा, बट मैं उससे 1 लाख रुपए लूंगा, लेना, मैंने कब मना किया? बच्चा तो लेके आ,
क्या बोला, समझ में आया? तू 1.5 लाख ले, तू 2 लाख ले, मुझे उससे फर्क पड़ने वाला, मुझको मेरा पैसा दे दे। ऐसा तुम कर सकते हो ना, तो कर सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा हो सकता है। और अगर आप सिर्फ एजेंट वाला रिलेशन काम कर रहे हो तो कमीशन इनकम माना जाएगा। और अगर आप खुद उससे परचेज करके सेल कर रहे हो तो ऐसे वाला केस में उस वाले को अपन एज वो वाला नहीं देखेंगे, क्या मानेंगे उसको, फिर सेल परचेज मानेंगे। ठीक है। अभी देखो क्या है, एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है इसके बेस पे। जिगाटो, नाम समझ गए ना? Zigato runs a food delivery business. As per the arrangement, Zigato allowed customer to order food from local restaurant and is responsible for the delivery of the foods within a stipulated time. During the particular year, it collect the money on order made online as under. इतना पैसा उसके पास में आया, टोटल प्राइस इतना आया है, डिलीवरी चार्ज उसने इतना लिया और जीएसटी इतना कलेक्ट किया। अब जीएसटी क्या होता है, गवर्नमेंट को उसको वापस पे करना होता है। Zigato has received 300 lakh for the above order from the customer and order were delivered to the customer in time। ठीक है। How much revenue should be recognized by the restaurant? बताओ कितना रेवेन्यू बुक होगा? तो एक तो 300 लाख का इसको मिला है, क्या मिला ये, फॉर द अबोव ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, बराबर ना? हाँ। तो अब मुझे बताइए इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, बताओ क्या लगता है तुमको? डिलीवरी चार्जेस तो इसकी इनकम होगी, बराबर ना? 300 लाख टोटल मिला इसको, उसमें से और 200 का तो पैसा कस्टमर से मतलब मिला है, बट उसको वापस भी करना है, ये तो इनकम मानी जाएगी। बट डिलीवरी चार्ज उसकी इनकम मानी जाएगी, बट जीएसटी जो ये भी इसकी इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, तो इनकम सिर्फ 200 ही मानी जाएगी। क्या बोला, समझ में आया? तो देखो क्या हुआ है, नहीं सॉरी 200 नहीं, 60 60 मानी जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे तो ये सब समझाया रूल, यहाँ से पढ़ते हैं। द रेस्टोरेंट अंडरटेक द प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फूड्स एंड एंश्योर इट्स क्वालिटी। Zigato, on the other hand, is only responsible to deliver the foods. Thus, Zigato is acting as an agent. Hence, it can only recognize the revenue related to the activity which it does in the ordinary course of the business. The revenue for the Zigato therefore is 60 lakh delivery वाला, whereas the revenue for the restaurant will be 200. तो रेस्टोरेंट की बात करें तो 200 लाख, जिगाटो की बात करें तो 60 लाख, और ये जो 40 लाख है ये गवर्नमेंट का टैक्स है जो आपको थर्ड पार्टी है, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट जीएसटी 40 लाख इज द लायबल टू पेबल टू द गवर्नमेंट थर्ड पार्टी, हेंस इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो जो पैसा आता है उसको कभी रेवेन्यू मत बोलना। क्लियर हो गया ना इससे, कि जो पैसा तुमको मिला है वो हमेशा रेवेन्यू होता, तो ध्यान रख। बोलो इसको डाउट है इसके अंदर? अच्छा, ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसा ही मैं एग्जांपल दे चुका था, पढ़ो और तुम मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मैंने आपको गुड सेल किया 1 मार्च को, तब मुझे पता है कि तेरी हालत बड़ी खराब है, ठीक है। हाँ, और बाद में पता चला कि तुझे फंडिंग मिल गई, तो आराम से पैसा दे सकता है। तो मुझे जब मैं रेवेन्यू बुक कर रहा था, मुझे रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 1 मार्च को करना चाहिए, 5 मई को करना चाहिए? 5 मई को, क्योंकि क्या बोल रहा, जब आप सेल कर रहे हो तब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए थी। तब जब आपको पता था ये गरीब है, इसकी बैंड बजी पड़ी है, तो फिर अपने को उस टाइम पे रेवेन्यू बुक करना 1 मई को, जब उसकी हालत बढ़िया हो गई तब रेवेन्यू बुक करेंगे। क्योंकि जब अपन रेवेन्यू बुक कर रहे थे उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी इसके लिए। पर अगर मान लेते हैं कि 1 मार्च को उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया थी, तो रेवेन्यू का वेट करना चाहिए, उसी टाइम पे बुक करना चाहिए, उसी टाइम पे बुक करना चाहिए। बाद में खराब होती तो प्रोविजन क्रिएट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर ही है, पढ़ो। बराबर है? क्या लग रहा है इसमें? इसमें देखो, आपने 1 जनवरी को सेल किया, उसके बाद इसको कैश फ्लो के इश्यूज हुए, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर ना? तो अपन रेवेन्यू 1 जनवरी को बुक करेंगे, और बाद में जब उसने मना किया या ऐसा हुआ तो हम सामने क्या बना लेंगे, प्रोविजन। बस वही है। तो जब आपने सेल किया तो आपने पूरा रेवेन्यू बुक किया 1 जनवरी को, सीडी अकाउंट डेटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है। फिर जब बेड डेप्स हुआ तो आपने उल्टी एंट्री पास की, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू सीडी यानी डेटेड्स। अरे समझे नहीं समझे? ये बात तो ठीक है, बाकी तो हमने की है।
ये क्या है देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 ZX Enterprise has recognized the 100 lakh as income on accrual basis from dividend। तो ये क्या बोलता है, उसने डिविडेंड को एज अक्रूवल बेसिस उसने बुक कर लिया, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15 जून को और प्रपोज होता है 10 अप्रैल को। तो मुझे बताओ क्या इस साल बुक करना चाहिए था? नहीं, राइट टू रिसीव मिलता तब करना चाहिए था, बराबर है। और राइट टू रिसीव कब मिला होगा? 15 जून को, जब उसने डिक्लेयर किया, बराबर है, मतलब वो एक्सेप्ट हो गया तुम्हारा वो वाला। इस साल नहीं करना चाहिए था, गलत किया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ लो। Y Limited used certain resources of X Limited in return X Limited received 10 lakh and 15 lakh as the interest and royalties। ठीक है, अब बताओ आपको कब बुक करना चाहिए था? इंटरेस्ट को तो हम टाइम बेसिस पे करते हैं, तो आप टाइम बेसिस पे बुक कर लो, बट रॉयल्टीज जो होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, तो आपको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या बोला, समझ में आया? चलो बाकी एग्जाम्पल सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये भी सब लोन वाला वो वापस करता है वो वाला सब, ये सब हो, बस इतना ही था। ठीक है, बाकी आप होमवर्क में देख लेना, कुछ नहीं समझ में तो पूछ। इसके साथ में ये एएस क्या होता है? समाप्त। बोलो भारत माता की।